एक दिन जमीन पर एक बड़ा डरावना राक्षस आ गया। सब लोग डर के मारे भाग गए, लेकिन हमारे नायक भीड़ में खड़ा रहा और उस राक्षस को बिना हिले डुले घूरता रहा। तभी उसके हाथों में चमक आने लगी और वह अजीब सी ताकत से हवा में उछल गया। फिर जब वो अपनी बिस्तर पर उठा तो उसने सोचा कि शायद उसकी ताकत जागृत हो रही है। उसने ये भी सोचा कि ये पागलपन जैसी हेलुसिनेशंस जागृत होने की प्रक्रिया की वजह से हो रही है, क्योंकि 100 साल पहले जमीन पर अनहोनी दरवाजे खुल गए थे, जिनमें से खतरनाक डायमेंशनल जानवर प्लैनेट पर आ गए थे और इंसानों को खतरा देने लगे थे। ऊर्जा ने इंसानों की प्रतिभाओं को भी जगाया और इस तरह इंसान जाग उठा, दुनिया को प्रतिभाओं के युग में लेकर आया। उसी वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या उसका भाई जाग गया है, लेकिन वह बस पत्थर को देखता रहा। तभी एक संदेश आया कि उसकी प्रतिभा बहुत नीची है, मतलब उसकी जिंदगी भर मुश्किलें रहेंगी। वह सोचने लगा कि आगे कैसे अपनी बहन की रक्षा करेगा। फिर बहन ने दरवाजा खोला और पूछा कि तेरा टैलेंट असेसमेंट कैसा रहा। नायक ने खुद को छुपाकर कहा कि बहुत अच्छा था, क्योंकि उसका बड़ा भाई एकदम जबरदस्त मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला था। बहन चिल्लाते हुए कूद पड़ी और बोली कि उसका भाई सबसे बढ़िया है। फिर चली गई ये कहकर कि उसने उसके लिए नाश्ते में उसका पसंदीदा खाना बनाया है। लेकिन जब उसने पीठ मोड़ी तो एक नई स्क्रीन आ गई, जिसमें पूछा गया कि वो किस बात का इंतजार कर रहा है। पर इस स्क्रीन पर उसकी बहन के स्टैट्स दिख रहे थे, जिनमें एक स्लिप्ड फ्रोजन टैलेंट था। तो उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उसी वक्त उसकी बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और भागने लगी, क्योंकि खाना ठंडा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, और भी स्क्रीन आ गई जो पूछ रही थी कि क्या वो चाहेगा उसकी प्रतिभाओं की नकल करने के लिए। और फिर उसे समझ आया कि उसकी प्रतिभा दूसरों की प्रतिभाओं की नकल कर सकती है। मतलब हमारे नायक ने रसोई में सबसे ज्यादा चोरी की। उसकी बहन ने कहा कि उसने भुना हुआ सूअर का मांस बनाया है और वे खुद ही मेज पर जाकर परोसने लगे, जबकि वह सोच रहा था कि प्रतिभाओं की नकल करना एक चमत्कारी ताकत है, लेकिन वह इसे अपनी बहन पर आजमा नहीं सकता था। भले ही उसकी आइस टैलेंट बहुत ही दुर्लभ हो, तो वह अपने माता पिता के बारे में सोचते हुए खा रहा था, क्योंकि अगर वे यह देख रहे होते तो वे चैन की नींद सो सकते थे, क्योंकि वह बनने वाला था सबसे ताकतवर। उसके बाद हमारा गोथिक नायक सड़क के बीच में था, क्योंकि वह अपनी क्षमताओं को आजमाने वाला था। उसने अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके महसूस किया कि टैलेंट देखने की दूरी 3 मीटर है और उससे वह अपने आसपास के सभी लोगों के टैलेंट देख सकता था। लेकिन वह कम से कम एक मीडियम लेवल का टैलेंट कॉपी करने के बारे में सोच रहा था। फिर उसे अकादमी देखने का आइडिया आया, लेकिन समस्या ये थी कि अगर उसने कोई और टैलेंट कॉपी किया तो वह अपना मौजूदा टैलेंट खो सकता था। अब हम लिन्हाई अकादमी के 5वें बेस पर है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग होंगे। मध्यम स्तर के टैलेंट्स हैं, लेकिन इस क्षमता के साथ वो फिर भी अगले 10 दिनों में सबसे ताकतवर रहेगा। 10 दिन बाद हम लिन हाई बेस 5 पर है। टीचर ने कहा कि योद्धा बनने के लिए पहले उन्हें शिष्य बनना होगा और शिष्य बनने के लिए उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग में माहिर होना जरूरी है। सभी छात्र उससे फिजिकल ट्रेनिंग सीखेंगे। तो उसने सभी से कहा कि अपने सीने के सामने साइक्लोन को कंडेंस करे। बारिका चिल्लाया। कुछ लोग बेहोश हो गए, लेकिन उसे अनदेखा कर दो, क्योंकि वे सिर्फ बेकार है और वे कभी भी नहीं बन पाएंगे। जब योद्धा चक्रवात बनाते हैं तो हमारा टैलेंट चोर सोचता था कि वह कुछ भी समझ नहीं पाएगा, और अगर ऐसा था तो उसकी टैलेंट कम होने की वजह से था। आखिर में ज्यादातर छात्र गिर गए और शिक्षक गुस्सा होकर बोले, आज के लिए बस इतना ही, और इन बेकारों को अगली बार और मेहनत करने का आदेश दिया। फिर स्कूल के रास्ते टैलेंट चोर ने पूछा, ये चंग डोंग कौन है? बारा ने कहा, वो 15 दिनों में योद्धा बन गया और अब वो डायरेक्टर का शिष्य है और उससे पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है। वो लड़का बहुत ताकतवर है, पर हमारे बारीगा ने उसे चांग डोंग के ऑटोग्राफ वाला पेपर दिखाने को कहा। इसलिए वो अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि जब वो डायरेक्टर जितना ताकतवर होगा तो हमारे जन्मे पूंजीवादी के लिए ये सोने पे सुहागा होगा। तभी उन्होंने देखा कि कई लोग एक घेरे में खड़े हैं, क्योंकि दिग्गज चेन डोंग यहाँ है। बारा दौड़ कर गया और दूसरा ऑटोग्राफ मांगने लगा, जबकि हमारे टैलेंट चोर ने सोचा ये बहुत बढ़िया है। उसने चेन डोंग के स्टैट्स देखे, जो मीडियम लेवल के टैलेंट वाले हैं। तो हमारा गोथिक भी जाकर पूछने लगा ऑटोग्राफ के लिए। चिन ने बीच में ही कहा कि ऑटोग्राफ बंद करो, वरना बाद में सबकी हंसी उड़ोगे। फिर आर चोर ने पूछा कि क्या हाथ मिलाना ठीक रहेगा, लेकिन रिग ने सबसे पहले मिलाया। साथ में कई लोग। जब हमारी बारी आई तो उसने हाथ मिलाया और धन्यवाद कहा, क्योंकि उसे मिल गया था। फिर अंधेरा छा गया और सिस्टम ने पूछा कि क्या वो मीडियम टियर टैलेंट को मर्ज करना चाहता है। वो अभी भी तय नहीं कर पाया था कि क्या करे, लेकिन उसने फ्यूजन एक्टिवेट करने का फैसला किया। उसी वक्त जब उसने ध्यान लगाया तो उसे छाती में जोर का दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा कि लगभग कूदने वाला था। उसने सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है, ऐसी टैलेंट को मर्ज करना बहुत दर्दनाक होता है। थंडर। और आखिरकार वह तैयार हो गया। वह फिर से जन्मा और अपनी टैलेंट को मीडियम टियर में बदल दिया। तो दर्द वाकई मायने रखता था। एक और सिस्टम स्क्रीन आई, जिसमें लिखा था कि कॉपी करने की क्षमता का कूल डाउन 30 दिन है, यानी जल्द ही वह दूसरी टैलेंट कॉपी कर सकता है। फिर वह बैठ गया और उस फिजिकल ट्रेनिंग को करने की कोशिश करने लगा।
जो आज टीचर ने सिखाई थी। उसी वक्त एक संकुचित ऊर्जा की गेंद दिखाई दी, क्योंकि मीडियम टियर टैलेंट के साथ फिजिकल ट्रेनिंग होती है। टैलेंट चोर उठ बैठा और सोचने लगा कि वो सबसे अच्छा योद्धा बनेगा। ऐसे ही एक महीना गुजर गया, तभी एक भेड़िया आसमान से कूद पड़ा। हमारे नायक ने सोचा कि भले ही वो शिष्य बन गया है, अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। तभी उसके पीछे खड़ा पिता और बेटी भेड़िए के हमले का शिकार हो गए। हमारे नायक ने देखा कि भेड़िए ने पिता को मौत के घाट उतार दिया और अब उसकी बेटी को मारने वाला था। नायक हैरान रह गया, जबकि बाकी सब डर के मारे भाग रहे थे, क्योंकि वो एक राक्षस था। हमारे नायक के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता था। वह उस राक्षस से पूरी तरह मोहित था। जैसे ही वह लड़की को पकड़ने के लिए कूदा, टायन पास से गुजरा और उसे बचाने लगा, सोचते हुए कि जल्दी करना होगा। तभी ऊपर से एक आदमी तलवार लेकर नीचे उतरा और जमीन में गहरा कट लगाते हुए हमला किया, जिसे राक्षस ने बच निकला। राक्षस गुस्से में था और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन आदमी भी इस लड़ाई को लेकर उतावला था, क्योंकि ये कैप्टन गेल वुल्फ था। उसने मुड़कर कहा कि टायन को वुल्फ लुआ के साथ रहना चाहिए और लड़की की रक्षा करनी चाहिए। सहमति जताने के बाद वह आदमी ऊपर चढ़ गया और तलवारें क्रॉस कर दी। राक्षस की पंजों से उसने लड़की की आंखें ढक दी, ताकि वो जो हो रहा है वो न देख सके। लेकिन वो काम नहीं आया, क्योंकि उसने अपने पिता को हमला होते देखा। ऊपर वाला आदमी बोला, भेड़िया तो ताकतवर है, लेकिन ये मत भूलो कि उसके साथी भी है। उसी वक्त कई लोग आए और भेड़िए को घेर लिया। लुआ ने बचते हुए समूह से भागने की कोशिश की और कप्तान की तरफ बढ़ा, जिसने तलवार से उसे काट दिया। बाकी लोग सोचने लगे कि क्या वो मर गया, लेकिन भेड़िए ने ऊर्जा छोड़ते हुए रंग बदल लिया और भाग गया। कप्तान बोला, वो भाग नहीं पाएगा, क्योंकि उसके ठीक पीछे एक और आदमी था, जिसने अभी अभी एक तीर भेड़िए के चेहरे पे मारा था। जैसे ही उन्होंने जानवर को गिराया, कप्तान खुश होकर बोला, ये उसके ग्रुप के लिए बहुत कमजोर है। लेकिन टियन, जिसने ये सब देखा था, उसने मॉन्स्टर की स्पीड और ब्लड टैलेंट्स के बारे में एक अलग स्क्रीन नोटिस की। उसी वक्त जब मॉन्स्टर उठने की कोशिश कर रहा था, कप्तान ने अपनी टीम से पीछे हटने का आदेश दिया। लेकिन हमारा टैलेंट चोर प्यासा था और सोच रहा था कि ये उसकी मौका है। उसी समय वह कप्तान के सामने से गुजरा और भेड़िए को आखिरी वार दिया, और ऐसे ही उस दानव की टैलेंट सफलतापूर्वक कॉपी हो गई। उसी वक्त जब टियन उस पागल दानव के पीछे गिरा, तो उसने दीवाने की तरह दानव को मुक्के मारने शुरू कर दिए, जब तक कि कप्तान ने उसे रोकते हुए कहा कि वो पहले ही मर चुका है। लेकिन टियन अभी भी किसी और चीज पर ध्यान दे रहा था। टैलेंट कॉपी हो गई थी। कप्तान ने अपनी टीम से कह दिया कि गड़बड़ साफ कर दो और कहा कि ये युवा छात्र बहुत अच्छा है और वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये मार्शल वॉरियर बने। फिर पागल जैसी नजरों से उसने कहा कि उसे समझ आ गया। बाद में घर जाकर उसने अपने खून से सने हाथ धोए, क्योंकि उसकी बहन चिंता करेगी अगर उसने यह देखा। उसने दरवाजा खोलकर घर में कदम रखा और देखा कि वह सो रही है। फिर चोर मुस्कुराया और बोला कि आज पहली बार उसने अपनी आंखों से कोई दानव देखा है। उसने उसे ढक दिया, सोचते हुए कि अपनी बहन की रक्षा के लिए उसे जल्द से जल्द एक मार्शल योद्धा बनना होगा। बाद में कमरे में वह सोचने लगा कि क्या दानव की प्रतिभा को इंसानी शरीर में मिला सकते हैं। लेकिन वह गंभीर था। भले ही दर्द हो, उसे मजबूत बनना था। इसलिए उसने अपने मुंह में कपड़ा ठूंस लिया, क्योंकि नहीं, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वो सह लेगा। कॉपी शुरू हो गई थी और उसकी हड्डियां ऐसे दुख रही थी जैसे उन्हें टुकड़ों में काटा जा रहा हो। अगले दिन वो चौंकर जागा और पूछा क्या हुआ। उसने किक मारी और देखा कि उसके पैर और हिलने डुलने की गति कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। असल में कॉपी सफल हुई थी और हमारा मॉन्स्टर दिन ब दिन और भी ताकतवर होता जा रहा था। तो 5वीं अकादमी के जंगल में आप एक पक्षी, एक हवाई जहाज देख सकते थे। वो हमारा टैलेंट कॉपियर था, जो आसमान में उड़ रहा था। उसे ये सब अविश्वसनीय लगा, क्योंकि मूनवोल्फ की रफ्तार सच में कमाल की थी, अद्भुत था। उसने एक चट्टान पर कूदकर ध्यान लगाना शुरू किया और कहते हुए कि उसकी गति योद्धाओं के बराबर है, लेकिन उसकी तकनीक अभी भी मजबूत होनी चाहिए। मतलब उसे कल्टीवेशन में तेजी लानी होगी। तभी बेल आया और टिन को बुलाया। उसने कहा कि उसका दोस्त कड़ी मेहनत कर रहा है, क्योंकि वह पहले से ही एक शिष्य है, लेकिन वह किसी ठग की तरह आता है और पूछता है कि क्या वह अपनी तकनीक जल्दी सुधारना चाहता है और क्या उसने कभी किसी खतरनाक जानवर का खून पिया है। जब टेन ने कहा नहीं, तो बेल जान ने कहा कि उसने उससे तेजी से सुधार किया, क्योंकि उसने थोड़ा कोशिश की थी। इसलिए वह हैरान रह गया, लेकिन साथ ही निराश भी था, क्योंकि वो भेड़िया खून से लथपथ था और उसे यह भी पता नहीं था कि हमारे दोस्तों ने कहा था कि खून निकालने का एक तरीका है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इसी फ्रॉग बेस के अधिकारी शहर के बाहर एक वन क्षेत्र खोलकर 5वीं अकादमी के लिए टेस्ट कर रहे थे, और इस टेस्ट का इनाम एक भयानक जानवर का खून था। उस इलाके का स्तर बहुत कम था, इसलिए ये हमारे प्रतिभाशाली चोर के लिए कोशिश करने लायक था। इसी वजह से जीन ने उसे अपनी टीम में बुलाया ताकि वे फिर मिलकर शिकार कर सके। जानवरों के साथ थे, लेकिन उसने पहले ही ऐसा चेहरा बना लिया था जैसे उसे जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। वही जियांग बार बार पूछ रहा था, ये अजीब सी एक्सप्रेशन क्या है। टियन ने माफी मांगी
क्योंकि इस बार वह अकेले ही जाएगा, जैसे एक अकेला भेड़िया जो अपने खाने का इंतजार कर रहा हो। और ये सब इसलिए है क्योंकि एक किशोर में अलग दिखना आसान होता है, और अगर उसकी प्रतिभा सबके सामने आ गई तो बड़ी मुसीबत होगी। इसलिए अब अकेले रहना बेहतर है। 1 महीने बाद 5वीं अकादमी में एक आदमी ने पूछा कि उसने रजिस्टर करने क्यों आया, जब उसे निमंत्रण भी नहीं मिला था। परीक्षा देने आया था। लेकिन टैलेंट चोर बोला कि वो पहले ही मार्शल अप्रेंटिस बन चुका है, इसलिए उसे रजिस्ट्रेशन का हक है। उसने हंसते हुए कहा कि ये नौनिहाल ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, और कागज उसके चेहरे पर फेंक दिया। वो कागज उसके जीवन का जिम्मेदारी से मुक्ति का फॉर्म था, क्योंकि अगर वो ये परीक्षा देना चाहता है तो उसे ये फॉर्म साइन करना होगा। फिर उसने चिल्लाकर कहा कि अगर मौत से डरता है तो चला जाए और अपना वक्त बर्बाद न करे। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ये परीक्षा उसके लिए मजेदार होगी और इसके अंदर वो और मजबूत होगा। ये सब टिन की बहन को दिखाने के बाद जागते ही वो उठी और अपने भाई को जगाने लगी। जब वो डाइनिंग रूम गई तो वहां एक नोट पड़ा था जिसमें लिखा था कि एकेडमी का इवेंट चल रहा है और वह 3 दिन में वापस आएगा। वो इस बात को लेकर चिंतित हो गई कि उस वक्त क्या होगा। तभी एक कौवा उस वीरों से भरी तबाह शहर के आसपास चहकने लगा जो एग्जाम में हिस्सा लेने वाले थे। जियांग ने कहा, ये सब 5वीं एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स हैं। दूसरी तरफ एक आदमी बोला, 5वीं एकेडमी के कूड़े से निकले लोग अभी भी हिम्मत करके एग्जाम देने आते हैं। उसके पास खड़े गोरे लड़के ने कहा कि जवान लड़का परीक्षा में जानवरों के साथ साथ इंसानों का भी शिकार कर सकता है, तो जितने ज्यादा कमजोर होंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा कि कमजोरों का आज रात शिकार होगा। जे ने कहा कि सामने वाला इमोचा है, जो पहली अकादमी के जीनियस में से एक है, इस पीढ़ी का सबसे ताकतवर इमो परिवार में। अगले ही पल एक और आदमी आया जो अपनी ऊर्जा बिखेर रहा था, और उसने इमोएबी से कहा कि अपना पिछवाड़ा यहाँ लेकर आ, क्योंकि आज उसे टुकड़ों में काट डाला जाएगा। वो मुस्कुराते हुए देखने लगा और पूछने लगा कि क्या ये लड़का फिर से हारना चाहता है। जबकि दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, टिन ने पूछा, ये कौन है? असल में ये ली यूनिंग है, दूसरी अकादमी का तलवारबाज जीनियस, जिसे पहले चैबी ने हराया था। लेकिन इंस्ट्रक्टर सबको कह रहे थे कि अब और नाटक बंद करो क्योंकि सब बच्चे ही हो। फिर टिन चिल्लाया कि वो ली यूनिंग पर 50 की शर्त लगाता है, जबकि खुद सोच रहा था कि किसी का उसके लिए चीयर करना कितना शर्मनाक है। उसी वक्त मेगाफोन से कहा गया कि लड़ाइयां अभी जंगल के बाहर ही जाना अलाउड था, और जो भी नियम तोड़ेगा उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। यूनिंग ने अपनी तलवार शीट में डालते हुए कहा कि बाद में निपट लूंगा। और जो दूसरा था वो इस लड़ाई को लेकर काफी उत्साहित लग रहा था। यूनिंग ने टियन से करीब जाकर कहा कि उसे हिम्मत है उसे चीयर करने की, और नाम पूछा। उसने खुद को टियन बताया जो 5वीं अकादमी से था। यूनिंग ने कहा कि नाम बढ़िया है। सिग्नल बजते ही सारे स्टूडेंट्स जोन की तरफ भागे। जांग दौड़ता हुआ अपने टीम से मिलने गया। यूनिंग ने कहा कि पहली अकादमी तो पहले तो वह गया, फिर दूसरा, और आखिरी में टायन निकला। उसने दोनों को शुभकामनाएं दी और चला गया। लेकिन जब हमारी टैलेंट चोर की बारी आई तो वह फौरन जंगल में बिजली की तरह भाग निकला, क्योंकि ये जगह जरूर छुपी हुई थी। तभी सिस्टम का विंडो खुला और पूछा कि क्या वह टैलेंट को तलवार के साथ मर्ज करना चाहता है। जब उसने हाँ कहा तो उसके हाथ ऐसे लगे जैसे फट गए हों। दर्द बहुत तेज था, लेकिन उसे और मजबूत होना था। फिर कुछ वक्त बाद वह पूरी तरह तैयार था और अपनी नई ताकत आजमा रहा था, सामने के सारे पेड़ काटते हुए, क्योंकि अब उसके पास स्पीड कल्टीवेशन की टैलेंट और तलवार की टैलेंट है। मतलब हमारा मॉन्स्टर बहुत मजबूत हो रहा है। लेकिन कम्युनिकेटर्स ने कहा कि सभी 4 फॉर्मीज वाइल्डनेस जोन में चले गए हैं और अब 5वीं अकादमी आखिरकार दाखिल हो सकती है। टेन वाइल्डनेस में चलता रहा जब तक उसे एक बड़ा सांप नहीं दिखा। उसने अपनी तलवार निकाल ली, कूद पड़ा और उसी वक्त नीचे उतरते हुए सांप का सिर 2 हिस्सों में काट दिया। क्योंकि हमारा टैलेंट चोर बहुत ताकतवर है, उसने सांप की सोचते हुए उसकी कुछ चीजें ली और उसने कहा कि जितना ज्यादा जंगल के जंगली जानवरों को मारने पर रैंक ऊपर जाती है, इसलिए अभी भी हमें बहुत आगे जाना है। तो वो उछला और सोचने लगा कि और भी जंगली जानवरों का शिकार करे। ऊपर जाकर उसने देखा हमारा दोस्त जिन भेड़ों से कह रहा था कि पास मत आओ, क्योंकि वो घिरा हुआ था और मरने से डर रहा था। उस वक्त वो दौड़ा और भेड़िया उसके ऊपर झपटा। तब हमारे टैलेंटेड चोर ने अपना धनुष निकाला और एक तीर उस राक्षस के पेट में मार दिया ताकि हमारे प्याज वाले सैंग को बचाया जा सके। सैंग जमीन पर गिर पड़ा और जेन ने उससे कहा कि भाग जाओ, ये भेड़िए बहुत ताकतवर हैं। लेकिन उसकी तलवार चमक रही थी। जब वह दानवों के सामने गया वे उस पर झपट पड़े, लेकिन अपनी प्रतिभा की ताकत से उसने हवा में सारे भेड़ियों को काट दिया, जिससे हमारा दोस्त जांग उसकी इस ताकत को देखकर दंग रह गया। बाद में भेड़ियों के साथ उलझते हुए उसने जांग से पूछा कि क्या उसे सब कुछ ले जाने में कोई आपत्ति है। लेकिन जांग जमीन पर पड़ा था, हार मान चुका था, क्योंकि यह परीक्षा बहुत खतरनाक थी और उसके साथी घायल थे। इसलिए कम से कम वह जीवित वापस आकर दूसरों की मदद तो कर ही सकता था। जैसे ही वह जाने लगा, जांग ने उसे आवाज लगाई
जंगल के अंदर एक झूठा खतरनाक जानवर है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। उसने ये भी सुना था कि पहली अकादमी के लड़के एक धारीदार सांप से लड़ रहे थे, जो 10 मीटर से भी लंबा था और झूठे खतरनाक जानवर के स्तर का था, जो जानवरों की ताकत की सूची में बीच में आता है। लेकिन जब टिया ने सुना कि इसकी कीमत 500 पॉइंट्स है, तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई और उसने पूछा, ये दानव किस दिशा में है? जियांग ने कहा कि वह दक्षिण पूर्व में है। तो टैलेंट चोर अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ा, क्योंकि वह सबसे पहले इस दानव को मारना चाहता था, इसलिए वह दौड़ पड़ा। वो इमारतों के बीच चल रहा था कि उसने जमीन पर कई लाशें देखी, जिन पर पहली अकादमी के छात्रों की यूनिफॉर्म थी। ठीक सामने एक धमाका हुआ। वो पास जाकर देखने लगा तो देखा कई छात्र उस झूठे खतरनाक जानवर से लड़ रहे थे। पहली अकादमी का वो जीनियस भी वहां था, जो परीक्षा के 500 पॉइंट्स लेना चाहता था। तो वो और उसके लोग उस जानवर से लड़ रहे थे। आखिरी पल में चियाबी उस दानव पर कूद पड़ा और पूरी ताकत से उसे भेद दिया। उसे दूर फेंक दिया गया, लेकिन जानवर हार गया। तब वो मुस्कुराया। उसके 500 पॉइंट्स थे। टैलेंट थीफ वहां सब कुछ देख रहा था। बाकी सदस्य उसे इस बड़ी कामयाबी पर बधाई दे रहे थे, लेकिन उसी वक्त वो राक्षस और भी ताकतवर हो गया था, खून की प्यास के साथ, क्योंकि ये कोई नकली जानवर नहीं था, बल्कि असली था, सबसे ताकतवर प्रकारों में से एक। इसका मतलब अब इसकी कीमत 1000 पॉइंट से भी ज्यादा थी। चियाबी ने अपने लोगों को ऊपर जाने का आदेश दिया, वरना उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन उसी समय हमारा टैलेंट थीफ भी उत्साहित था, क्योंकि ये जानवर अब उसका होने वाला था। अपने पावर को पूरा खोलकर वो झुक गया और तेजी से बिल्डिंग्स के बीच से कूदता हुआ उस बीस्ट के निशान का पीछा करने लगा। बाकी लोग अभी यहाँ नहीं थे, तो ये मौका सिर्फ उसका था कि वो वाइपर के करीब पहुंचे। पूरे इलाके में वाइपर की गंध फैली हुई थी, इसलिए वो चलता रहा जब तक कि वो उस बड़े जानवर के पास नहीं पहुंच गया। लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। वो किसी पानी जैसे द्रव को पी रहा था, पर टैलेंट थीफ को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो अपने 1000 पॉइंट्स के लिए निकल पड़ा। उसने तेजी बढ़ाई और उस तरफ बढ़ने लगा। राक्षस ने जब महसूस किया कि उस पर पंजों से हमला हो रहा है, तो वह हवा में रुक गया, अपना धनुष उठाया और उस जानवर की दोनों आंखों पर तीर मारा। टॉन नीचे उतरा, अपनी तलवार पकड़ी और कूद पड़ा। जानवर को भेदने की कोशिश करने लगा, जब तक कि वह गहराई तक घुस न गया। फिर वह नीचे भागा, क्योंकि जानवर भी गिर पड़ा। उसने सोचा कि राक्षस तो बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन अगर पहली अकादमी के वो बेवकूफ इसे कमजोर न करते, तो वह कभी भी इनमें से किसी को हरा नहीं पाता। फिर वह देखना चाहता था कि वो अजीब सा तरल क्या था, तो उसने अपना बर्तन भरा ताकि बाद में जांच कर सके। इसके बाद वह आगे बढ़ गया। गिरा हुआ दानव अपनी आंखें ले जा रहा था, क्योंकि ये सबूत होंगी कि उसने उसे मार डाला है। साथ ही उसने दानव का दिल और खून भी इकट्ठा किया, जो बहुत कीमती था। लेकिन जाने से पहले उसने वहां जहां खून गिरा था, उसे ढक दिया, क्योंकि अब आखिरकार निकलने का वक्त आ गया था। जब पहली अकादमी के छात्र उस दानव को मिले, तो वे पागल हो गए। आंखें और दिल पहले ही ले जा चुके थे। तो ब्लान ने युवा मास्टर से पूछा कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन चा गुस्से में था और कह रहा था कि जो भी उसकी शिकार चुराएगा, उसे वह तबाह कर देगा। एरोन ने नीचे लोगों को ऊपर से देखा। लोगों ने कहा कि जिसने राक्षस का सिर चुराया है। गुस्से में चिया ने सबको जांच करने का आदेश दिया, ताकि पता चल सके कि असली चोर कौन है, क्योंकि वो इस एग्जाम से जिंदा बाहर नहीं जाएगा, तो हमारे प्रतिभाशाली चोर को अगले कुछ दिनों तक छिपना पड़ेगा। फिर उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और इमारतों के बीच उड़ता हुआ सोचा कि आखिरकार जब वो राक्षस से जो कुछ भी लिया है सौंपेगा, तो सच सामने आ जाएगा। इस दौरान उसे अपनी कल्टिवेशन पर काम करना होगा, ताकत बढ़ाने के लिए एक बढ़िया मलबा ढूंढा। छिपने के लिए उसके अंदर उसने उस जानवर के खून वाली शीशी निकाली और पी ली। सोच रहा था कि स्वाद तो खराब होगा, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने और अपनी बहन की रक्षा करने के लिए ये छोटी सी कीमत है। उसने पूरी शीशी पी ली, जबकि उसकी बहन छींका और पूछ रही थी कि उसका भाई कहाँ होगा। लेकिन अब दोस्तों, वो खुद मॉन्स्टर में बदल रहा है। इसकी कल्टिवेशन यानी खेती या ताकत बढ़ाने की रफ्तार 3 गुना बढ़ गई है। और इसी तरह उसे समझ आया कि वो छोरे इतनी जल्दी कैसे मजबूत हो जाते हैं, तो उसने भी कल्टिवेशन शुरू कर दी। परीक्षा के बचे हुए 2 दिन थे और जब 3 दिन बीत गए, तो जिन लोगों ने बचना था, वे अपने पॉइंट्स गिन रहे थे। तलवारबाज यूनिंग ने उस औरत से कहा कि उसका बैग चेक करे, जिसमें कुल 195 पॉइंट्स थे। लोग सोच रहे थे कि ये पॉइंट्स पाना काफी अच्छा है। तभी चियाओ भी आया और बोला कि ये बहुत कम है। इतने कम पॉइंट्स के साथ वह उससे लड़ भी नहीं सकता। चियाओ बी ने अपना बैग उस औरत को फेंका ताकि वो गिने, जिसमें कुल 427 पॉइंट्स थे। अब तक सबसे ज्यादा, इसलिए ये तय था कि वह पहले नंबर पर होगा। लेकिन खुद उसे पता था कि असली पहला नंबर इससे भी ऊपर है। एकदम उसी वक्त इंस्ट्रक्टर आए और पूछा कि क्या सारे ली स्टूडेंट्स आ गए हैं। लेकिन उसने कहा कि जो भी नहीं आया वो तो अब मर चुका है। इंस्ट्रक्टर मुस्कुराए और बोले कि चिया बी ने पहला नंबर लिया है। तभी दूर से कोई आ रहा था। सब हैरान रह गए। जब उसने अपना बैग दिखाया, तो औरत हैरान रह गई। उसने गंभीर होकर पूछा कि उसकी टोटल पॉइंट्स कितनी है, और अंत में पता चला
कि वो 1163 थी, इसलिए उसने इस साल के प्रैक्टिकल टेस्ट में पहला स्थान पाया। औरत ने इनाम बांटे, 3 मास्टर ब्लेड क्लॉज और बाकी 1 लाख युआन। जंग ने कहा उसने अच्छा काम किया, जबकि चेबी ने कहा चोर आखिरकार सामने आ गया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि इस बंदे के बारे में सब कुछ जांचो। जंग ने पूछा कि इंस्ट्रक्टर खुश क्यों नहीं लग रहा, लेकिन असल में वो इसलिए था क्योंकि उसने एक ताकतवर परिवार को नाराज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने तीनों विजेताओं की फोटो खींची। क्योंकि प्रैक्टिकल टेस्ट खत्म हो गया था, चियाबी ने कहा कि उसे अपनी दहाड़ चुराने की हिम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन चोर ने पलटकर वही बात उसे कही। तलवारबाज ने कहा, ये ने वही किया जो वो हमेशा करता है, जिससे वो गुस्सा हो गया और पूछा कि क्या टिन सोचता है कि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। फिर वो पागल हो गया और पूछा कि क्या टिन अपनी किस्मत आजमाना नहीं चाहता लड़ाई में। और ये सब इसलिए क्योंकि जब कोई ऐसा इंसान तुम्हें निशाना बनाता है तो बचना नामुमकिन होता है। एक ही रास्ता होता है, इतना ताकतवर बन जाना कि वो तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत भी न करे। 3 दिन बाद वो घर पहुंचा, अपनी बहन की गले लगने से जो उसे बहुत मिस कर रही थी। उसने पूछा कि इतना वक्त क्यों लगा, तो उसने बस कहा कि कुछ छोटे मोटे तोहफे लाया है। वो देखने लगी, सब कुछ देखकर सीधे पैसे की बात करने लगा। कहने लगा कि ये बहुत है, इतना तो तीन की शादी तक के लिए भी काफी है अगर वो चाहे। लेकिन असल में ये पैसे उसका दाखिला और रहने के खर्चों के लिए थे। फिर उसने उस शीशी के बारे में पूछा जिसे लेकर वो भी नहीं जानता था कि ये छत से टपक रही वो तरल है। तो उसने ये खजाने की तस्वीर वाली किताब निकाली और देखने लगा। उसे लगा कि ये पृथ्वी के केंद्र का अमृत है, एक ऐसा सार जो पत्थरों से बनता है और हजारों सालों तक प्राचीन ऊर्जा को सोखता है, जो प्रतिभाओं को बढ़ा सकता है। मतलब वो जानवर पहले इसे इस्तेमाल करके एक शक्तिशाली राक्षस बनने की बात थी। बहन ने कहा था कि ये उसे ताकतवर बना सकता है, लेकिन अब टियन को इसकी जरूरत नहीं है और वह खुद पीने की बजाय वह पिएगी ताकत पाने के लिए, जिससे वह इस बात पर हैरान रह गई। फिर उसने पूछा कि क्या ये बर्बादी नहीं होगी, लेकिन टियन सोचता था कि उसकी टैलेंट दूसरी श्रेणी की है, लेकिन अगर वह इसे पीती है तो सुधर जाएगी। बस हमें नहीं पता कि कितना। उसने कहा कि उसे इसे बेच देना चाहिए, इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन उसने कहा कि जब खरीदार पृथ्वी पत्थरों के बारे में पूछेगा तो वह बस इतना ही कह सकता है। अब कुछ भी नहीं बचा था। समस्या ये थी कि वो लड़का मानने को तैयार नहीं था, और अगर वो मान भी जाता तो वो टियन के पीछे पड़ जाता। इसलिए अगर वो लड़की पीती नहीं तो ये और भी बड़ा अफसोस होता। तो उसने उसे पकड़ लिया और सारा रस पिला दिया। उसने कहा कि इसका स्वाद ठंडा था और कई कण ऊपर उठ रहे थे, लेकिन स्थिति देखकर लगता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद वो सो गई। लेकिन 1 घंटे बाद टियन ने अपनी बहन से एक जबरदस्त प्रतिभा की लहर महसूस की, क्योंकि उसने अपनी खेती की प्रतिभा को मीडियम स्तर तक जगाया था और उसे मिलाकर आइस टैलेंट के साथ वो भविष्य में एक बेहतरीन योद्धा बनेगी। अब उसने जानवरों का खून लिया और उसका चेहरा खतरनाक दिखने लगा, क्योंकि चाबी उसके पीछे आ सकता था। अपने कमरे में उसने सबसे पहले जानवर के खून की थोड़ी सी खुराक ली और उसका बुरा स्वाद कम करने के लिए कुछ और भी खा लिया। जब उसने इसे ऊर्जा में बदलना शुरू किया तो ऐसा लगा कि उसकी शक्ति 8 गुना बढ़ गई है और इसी तरह बढ़ती रही। अगर उसके पास पर्याप्त खून होता तो वो 1 महीने के अंदर योद्धा के स्तर तक पहुंच सकती थी। समस्या ये थी कि अब केवल 2 पंजे ही बचे थे। तो 10 दिन बाद 5वें अकादमी में वो अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी जांग दौड़ता हुआ आया और उसे बुलाने लगा। चियाओ बी के बारे में बात करते हुए टिन ने पूछा कि क्या वो द्वंद्व युद्ध के लिए आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो योद्धा बनने की लेवल हासिल करने के लिए छुट्टी पर था। इस बात पर वो सोच में पड़ गया कि चियाओबी को योद्धा बनने में कम से कम 1 महीने तो लगेंगे। जंग ने आगे कहा कि चियाओबी योद्धा बनकर उसके पीछे आएगा, क्योंकि वो एक ऐसा शिष्य है जिसके पास बहुत सारे संसाधन और ताकत बढ़ाने वाली खून की बोतलें हैं। इसलिए वह घुटने टेक कर बोला कि जब टियन जाएगा तो वह सब संभाल लेगा। लेकिन वह शांत था, क्योंकि अपनी विकास के साथ वह 1 महीने के अंदर एक योद्धा का सामना कर सकेगा। थोड़ी देर बाद थियो के परिवार के सामने एक बड़ी विस्फोट हुई। असिस्टेंट ने युवा मास्टर को बधाई दी, क्योंकि वह योद्धा के स्तर तक पहुंच चुका था और बहुत शक्तिशाली था। महिलाएं उसे तैयार कर रही थी, तभी उसके पिता आए और बधाई दी, क्योंकि वह आखिरकार एक योद्धा बन गया था। योद्धा, और यही है एम परिवार की नींव। धन एसोसिएशन के 10 बुजुर्गों में से एक है, और इसलिए चियाबी ने पूरी आत्मविश्वास से कहा कि वह कभी मो परिवार को शर्मिंदा नहीं करेगा। इसलिए परिवार के बुजुर्गों ने उसे व्यक्तिगत रूप से इनाम देने की बात भी कही। उसने घुटने टेककर ये सब कहा। ये सब उनका और बुजुर्गों की मदद के लिए धन्यवाद था। लेकिन जाने से पहले उसके पिता ने कहा कि बाद में खाना खा लेना, क्योंकि उन्होंने उसकी पसंद का खाना बनाया है। फिर उसने अपने सहायक से पूछा कि क्या उसने उस बात की जांच की जो उसने अंदर जाने से पहले पूछी थी। सहायक ने कहा कि उस बच्चों के पास ना तो कोई माता पिता है और ना ही परिवार जिस पर वह भरोसा कर सके, इसलिए वे उसे बेधड़क मार सकते हैं। दयालुता, और इसी वजह से उसने किसी को भेजने का आदेश दिया। असिस्टेंट ने कहा कि इमो परिवार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
भले ही वह कितना भी ताकतवर हो, लेकिन असल में तो छाया हत्यारे को ढूंढना था, जिसका परिवार से कोई संबंध नहीं था। उसने ये भी पूछा कि क्या ये सब एक गरीब लड़के के लिए वाकई में जरूरी है, क्योंकि इसमें कम से कम 1 मिलियन खर्च होंगे। लेकिन चियाबी ने कहा कि कुछ ही परिवार समृद्ध हो पाते हैं, जबकि बाकी हमेशा नीचे ही रह जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वे गरीबों में से किसी प्रतिभाशाली को पहचान लेते हैं, तो उसे बड़ा होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। समस्या यही है कि पांचवां अकादमी सिर्फ टैलेंट्स को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि कमजोरों पर कब्जा करने के लिए बना है। फिर टैलेंट चोर ने आसमान में उड़ते हुए अकादमी में अपने ट्रेनिंग के दौरान पत्थर काटे। मौसम खराब होने की वजह से वो सीधे घर चला गया। लेकिन एक जगह उसने एक खंभे के ऊपर रुककर देखा। वहां एक स्टेटस विंडो थी, जिस पर लिखा था लायन इंफीरियर कल्टीवेशन टैलेंट, नवा शैडो टैलेंट। फिर वो विंडो बंद हो गई और अचानक एक छाया तेजी से टियन की तरफ बढ़ी। टियन ने उसे देखकर खुद को बचाया। टियन ने पूछा वो कौन था, तो उसने कहा कि वो आया था। टियन सोचता है कि उसे मारना चाहिए, क्योंकि वो समझता है कि ये कोई किलर है जिसे इमो ने हायर किया है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों, क्योंकि अब वो खुद एक मार्शल वारियर बन चुका है और आसानी से उसका सामना कर सकता है। तो उसे ये बात समझ नहीं आई कि उसने ऐसा क्यों किया। टियन उस आदमी का सामना करता है, लेकिन उस आदमी के पास शैडो टैलेंट है, जिससे वो अदृश्य हो जाता है। वो आदमी टियन के पीछे दोबारा प्रकट होता है, लेकिन टियन जल्दी से बच निकलता है। आदमी हैरान होकर कहता है कि एक प्रशिक्षु इतना तेज कैसे हो सकता है। टियन कहता है अब उसकी बारी है हमला करने की, लेकिन आदमी फिर से अदृश्य हो जाता है। उसने कहा कि ये किसी के लिए भी एक चुनौती होगी। आम इंसान के लिए तो ये आम बात है, लेकिन उसके लिए नहीं। वो हवा में तलवार से असैसिन पर हमला करता है। आदमी दंग रह जाता है और कहता है कि यहाँ तक कि कोई एलिट मार्शल वॉरियर भी उसकी कला को समझ नहीं पाएगा। वो टिशन से पूछता है कि उसने ये कैसे किया। टिशन जवाब देता है कि अगर जानना चाहता है तो पहले ये बताओ कि उसे कौन भेजा है। आदमी अपना खंजर निकालता है और कहता है कि पहले उसे मार डालेगा, लेकिन टिशन जल्दी से बच जाता है और तलवार से उसे भेद देता है। मरते हुए आदमी कहता है कि वो वाकई प्रभावित है, क्योंकि उसने कभी इतनी ताकतवर किसी का सामना नहीं किया था, और खुलासा करता है कि ये इमो फैमिली ही थी जिसने उसे भेजा था। टिशन उस आदमी की छाया की टैलेंट कॉपी करता है और मो का नाम लेकर बोलता है। एक छाया और उसके चारों ओर बन जाती है और टैलेंट कॉपी करने के बाद वह खुद को और मजबूत महसूस करता है। हम देखते हैं कि टिशन उस आदमी को बिजली के तूफान के बीच दफना रहा है और कह रहा है कि इंसान को पत्ते की तरह नहीं गिरना चाहिए, चाहे हवा हो या बारिश। वह कसम खाता है कि जब तक वो जिंदा रहेगा इंसान की तरह जिएगा, हवा और बारिश की तरह, सिर्फ एक गिरा हुआ पत्ता नहीं। इसके बाद टिशन नहाकर कपड़े बदलता है और कमरे में बैठ जाता है। लेचिन की चीजें देखकर वह एक तलवार देखता है जो येन राजवंश की लगती है, और कुछ कार्ड्स जिनमें 3.5 मिलियन का बैलेंस है। वह चियाओबी पर हंसता है, वही पैसे जो उसने उसे मारने की कोशिश में लगाए थे अब तिन अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल करेगा। उसे अपने वॉलेट में रखता है और रात को अपने कमरे में जाता है, जबकि बाहर बिजली का तूफान हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त उसे एहसास होता है कि उसकी बहन अभी तक घर नहीं आई है। तिन तुरंत घर छोड़ देता है, क्योंकि चियाओ भी उसके बारे में सब कुछ जानता है। तो ये संभव है कि वो अपनी बहन को मारना भी चाहता है। वो उस स्कूल तक पहुंच जाता है जहां उसकी बहन पढ़ती है, लेकिन उसे लगता है कि इस आम स्कूल में कोई टैलेंट के साथ किसी को मार नहीं पाएगा। अचानक कोई त्योन से कहता है कि हिलना मत। वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे अपनी बहन ही मिलती है। त्योन देरी पर शिकायत करता है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि आज वो ड्यूटी पर थी और कमरा साफ कर रही थी। वो पूछती है कि उसने छाता क्यों नहीं लाया और जूते क्यों नहीं पहने। त्योन जवाब देता है कि वह जल्दी में था इसलिए भूल गया। उसकी बहन पूछती है कि उसने वो कूल मूव कैसे किया जब वे सड़क पर चल रहे थे, लेकिन एक काली कार में चिया भी उन्हें देख रहा था और सोच रहा था कि टियन अभी भी जिंदा है या नहीं। घर जाते हुए टियन अपनी बहन के लिए सॉसेज खरीदा और वे सोच रहे थे कि उस वक्त क्या करे। तभी टियन को एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। घर पहुंचने पर उसकी बहन उससे टेबल सजाने को कहती है, जो पहले से ही तैयार है। लेकिन टियन खिड़की से बाहर देखता है और एक काली कार को बाहर खड़ा देखता है जो उन्हें देख रही है। अगले दिन जब उसकी बहन क्लास में होती है, टियन सतर्क रहता है, ध्यान देता है कि काली कार 3 दिन से उनका पीछा कर रही है। उसे लगता है कि वाकई में उसकी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोई नीयत है, लेकिन कार चलकर चली जाती है। टियोन तुरंत उसका पीछा करने का फैसला करता है। कार एक अधूरे निर्माणाधीन भवन के पास रुकती है और त्योन को महसूस होता है कि चिया भी वहीं अंदर है। वे एक आदमी को पीट रहे हैं, जबकि वह दूर से देख रहा होता है। वह आदमी कहता है कि उसके पास जो पैसा देना था वह नहीं है और उसे छोड़ देने को कहता है। चिया भी कहता है कि अगर उसने आज भुगतान नहीं किया तो उसका कर्ज कल दोगुना हो जाएगा। आखिर ऐसा आसान नहीं है। चिया बी से उधार लेने की बात करते हुए वो आदमी कहता है कि जो ब्याज दरें वो लगाता है वो बहुत ज्यादा है और उसके बच्चे और बूढ़े माता पिता हैं जिनका वो ख्याल रखता है। इसी वक्त उसका बॉडीगार्ड आता है और पूछता है कि क्या शैडो असेसिन के बारे में कोई खबर है। ट्योन सब कुछ देख और सुन सकता है क्योंकि वो अदृश्य है। बॉडीगार्ड कहता है
कि वो फिर से असैसिन से संपर्क करेगा। ट्यून पक्का करता है कि असैसिन को चियाबी ने भेजा था। वो खुद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि लोग सोच सकते हैं कि अमीर परिवारों के वंशजों को मिला पैसा सिर्फ ओस जैसा कोई आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। उसके बाद वो आदमी को मार मार के लहूलुहान कर देता है। फिर बॉडीगार्ड से पूछता है कि क्या उसने तियान की बहन की देखभाल के लिए कोई ढूंढ लिया है। बॉडीगार्ड जवाब देता है कि वे एक दोस्त के बारे में सोच रहे थे जो अभी अभी जेल से बाहर आया है, लेकिन लगता है कि दूसरों को जिम्मेदारी सौंपने में अक्सर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए वह कहता है कि वह खुद ही ये काम करेगा। चा मुस्कुराता है और अपने बॉडीगार्ड को पंच मारता है। कहता है कि ये उसकी सजा है कि उसने काम ठीक से नहीं किया। उसी वक्त तियान अपनी प्राचीन हथियार बुलाता है और छत से नीचे उतरता है। चियाबी के ऊपर से छलांग लगाते हुए उसने एक ही वार में उसका काट दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके अंगरक्षक अपने मृत मालिक को देखते रह गए। उनमें से एक ने समझा कि वह अपनी बॉडी छुपाने की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और पूछा क्या वह छाया हत्यारा है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल गया कि ऐसा नहीं है। तियोन खुद को टैलेंट चोर बताता है जो भविष्य में सबसे ताकतवर होगा। अंगरक्षक ने पूछा कि वो ये कैसे कर सकता है, क्योंकि उनकी जांच में वह एक असफल और कमकाबिल इंसान निकला था। लेकिन तियोन ने बस गहरी सांस ली और तुरंत उस पर छलांग लगा दी। बॉडीगार्ड चिल्लाता है कि उसे कोई नहीं मार सकता क्योंकि उसे टैलेंट से ऊपर से नीचे तक काटा जा रहा है, लेकिन वह पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। फिर वह अपनी जेब से एक कपड़ा निकालता है और तलवार साफ करता है। तलवारें वापस रखता है, हुड पहनता है और कहता है कि वह आसान शिकार नहीं है और उन्हें खुद को कोसना चाहिए कि उन्होंने गलत इंसान को तंग करने का फैसला किया। 1 घंटे बाद कई कारें वहां पहुंचती है। मो के पिता मुट्ठी बांधकर पूछते हैं कि उनके बेटे को किसने मारा। एक नौकर कहता है कि उन्हें कुछ मिला है। मोहल्ले में लग रहा था कि शिया की हत्या किसी छाया हत्यारे ने की है। पिता सोच रहा था कि इतनी हिम्मत किसमें थी कि उसने छाया हत्यारे को काम पर रखा। तभी वो कपड़ा जो थोड़ी देर पहले छोड़ा गया था देखते हुए एक आदमी मो के पिता के पास आया। वो आदमी एमो परिवार का एक महान योद्धा था। मो के पिता उसे महान बुजुर्ग कहता है और बताता है कि उसका बेटा मारा गया है। महान बुजुर्ग समझ गया कि हाल में उसकी उम्मीदें बड़ी थी क्योंकि उसका बेटा हाल ही में पदोन्नत हुआ था और उसे विश्वास था कि वो एक महान मार्शल योद्धा बनेगा, शायद परिवार को सबसे ऊपर ले जाने वाला। महान बुजुर्ग कहते हैं कि वह एमो परिवार की नई पीढ़ी की एकमात्र उम्मीद था और अगर दूसरा महान मार्शल योद्धा सामने आया तो उसकी स्थिति और प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। मो के पिता आंसू बहाते हुए कहते हैं कि उनके बेटे की मौत बेकार नहीं जानी चाहिए और महान बुजुर्ग से उसकी मौत का बदला लेने को कहते हैं। वह खून से सनी चादर उन्हें देते हैं। महान बुजुर्ग पहचान लेते हैं कि यह एक छाया हत्यारा है और सोचते हैं कि शायद दूसरी परिवारों को उन पर नाराजगी हो सकती है। वे बाहर निकलते हैं और उस संदेश को उजागर करते हैं जिसमें एक निशान साफ दिख रहा है। महान बुजुर्ग बस इतना कह सकता है कि आयरन टूथ वापस चेन जा रहा है। उसका दोस्त कहता है कि आयरन टूथ का बेस लिन्हाई से काफी बड़ा है। परिवार के महान बुजुर्ग को शक है कि लिन्हाई बेस वाले सीक्रेटली आयरन टूथ बेस के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। जाहिर तौर पर वो लोग युवा पीढ़ी को मारने और फिर लिन्हाई बेस को निगलने की योजना बना रहे हैं। इसका दोस्त कहता है कि उसने अफवाहें सुनी है कि उन्होंने ही चियाबी को कफन में भेजा था। केन खुश है क्योंकि जाहिर तौर पर कोई उसे शक नहीं करता। उसका दोस्त और बातें करता है। एमिली का टैलेंट थीफ सोचता है कि क्या महान एल्डर उस लोहे वाले टूथपेस्ट के निशान पर गलती से आया था, क्योंकि असल में उनकी योजना है कि अगले दिन सुबह 4 बजे दोनों बेस के बीच युद्ध भड़काया जाए। टियन तैयार होता है जिससे उसकी बहन जाग जाती है और पूछती है कि इतनी सुबह कहाँ जा रहा है। वह कहता है कि वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग जोन जाना चाहता है। उसकी बहन कहती है कि वह अभी अभी लौटा है और सोचती है कि क्या वह अकेला ठीक रहेगा। हमारा टैलेंट थीफ उसे चिंता न करने को कहता है, लेकिन उसकी बहन जल्दी से दौड़ी आकर उसे गले लगा लेती है। भाई बहन के बीच एक पल जो साफ दिखाता है कि कुछ होने वाला है। उसके बाद टियन वहां से निकलता है और एक ऐसी जगह पहुंचता है जो रेगिस्तान के बीच में किसी नखलस्तान जैसी लगती है। वह बताता है कि उस इलाके में हाई लेवल के राक्षस है, लेकिन टियन जानता है कि अपनी लेवल के हिसाब से वह नीचे लेवल के राक्षसों को ही बाहर ढूंढेगा। वह हाई लेवल वाले राक्षसों को इस बार उकसाने का रिस्क नहीं ले सकता। यही उसका मौका है मार्शल वॉरियर बनने का। लेकिन अचानक उसे जमीन में एक कंपी महसूस होती है। कोई राक्षस लगता है कि स्टेटस विंडो खुल गई है। फियर्स बीस्ट, आयरन काउ, ब्लड लाइन, रैंक कमजोर, लेवल कम, डिफेंस टैलेंट। टैलेंशन बिना हिचकिचाए इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपना बैग नीचे रखता है और मॉन्स्टर के पास जाता है। वो अपनी तलवारें बुलाता है और मॉन्स्टर पर वार करता है, लेकिन मॉन्स्टर एक एनर्जी फील्ड एक्टिवेट कर देता है जो उसके हमले को रोक देता है। फिर मॉन्स्टर एक दहाड़ निकालता है जिससे टॉन चट्टानों से टकरा जाता है। टेलेंशन समझ जाता है कि उसने एक अच्छे टैलेंट से सामना किया है और अब उसे हासिल करने का वक्त आ गया है। कई बार हमले करने के बाद हमारा टैलेंट थीफ आखिरकार की कमजोरी ढूंढ लेता है जो उसकी पूंछ होती है। वो पूरी ताकत से हमला करता है और आखिरकार उसे खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉन मॉन्स्टर का खून निकाल रहा है
और कई बोतलें भर रहा है। टॉन कहता है कि टैलेंट कितना भी ताकतवर हो, जब तुम मर जाते हो तो उसका कोई फायदा नहीं। फिर वो मॉन्स्टर की आंखें, अंकुश और सबसे ज्यादा जरूरी उसके सींग काट लेता है। इसके बाद वो एक शांत जगह खोजने निकल पड़ता है ताकि खेती कुल्टीवेशन जारी रख सके। बाद में हम देखते हैं कि वो एक बड़ी गुफा में जमीन पर चीजें रखते हुए मॉन्स्टर का खून और मूंगफली। ट्योन कहता है कि वो इन चीजों पर भरोसा करेगा जो उसे मार्शल वारियर की दुनिया तक पहुंचने में मदद करेंगी। फिर वो खून पीना और मूंगफली खाना शुरू कर देता है। 20 दिन बाद हम देखते हैं कि ट्योन के बाल बढ़ गए हैं और उसकी आंखों में एक जबरदस्त ताकत नजर आती है। वो एक ऊर्जा का गोला छोड़ता है जिसे दो लड़कियां देखती हैं। उनमें से एक कहती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मार्शल वारियर की दुनिया में इतनी सुनसान जगह पर भी नई राह बनाएगा। उसने जोर देकर कहा कि अब वो मार्शल वारियर्स के क्षेत्र में आ गया है। उसने कहा कि चूंकि 20 दिन बीत चुके हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो गई होगी, इसलिए उसने अपने सामान उठाया और कहा कि वो उस मॉन्स्टर की डिफेंस टैलेंट कॉपी करेगा। वहां पहुंचकर उसने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन स्टेटस विंडो में दिखाया कि टारगेट अधूरा है और कॉपी नहीं किया जा सकता। फिर उसने शिकायत की कि अगर उसे ये पता होता तो वो मॉन्स्टर को काटता ही नहीं। एक लड़की ने पूछा कि क्या ये वही लड़का है जिसने उस मॉन्स्टर को मार ही दिया था। मॉन्स्टर बनने से पहले टॉन सिर्फ मार्शल का शिष्य था। उसके बाद टैलेंट थीफ नहाने की तैयारी करता है क्योंकि 20 दिन में बदबू आने लगती है। लड़कियां उसे देखती हैं और कहती हैं कि उन्हें यहीं से निकल जाना चाहिए क्योंकि शायद वो कपड़े उतारने वाला है। टेन जैसे ही पानी में कूदता है, हम लिन्हाई बेस के मार्केट को देखते हैं जो मार्शल पवेलियन के पास है। टियन अंदर जाता है जगह देखने के लिए और तभी उसकी मुलाकात उन लड़के से हो जाती है। उनकी नजरें मिलती है और एक पल के लिए टियन सोचता है कि ये यायु है, लेकिन फिर वो उसे बेहतर तरीके से देख पाता है और कहता है कि उसकी बहन के उस जगह पर होना असंभव है। फिर वो उस लड़की की प्रतिभाओं को दिखने लगता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम यूलिंग है, जिसकी कल्टिवेशन इंटरमीडिएट स्तर की है, तलवार चलाने की प्रतिभा मध्यम स्तर की है और तेजी की प्रतिभा शुरुआती स्तर की है। मतलब ये लड़की भी एक प्रतिभाशाली है। उसके बाद सुनहरे बाल वाली लड़की टियन से पूछती है कि कोई भिखारी जैसा दिखने वाला उसे अपनी बहन क्यों कह रहा है, लेकिन टियन को समझ नहीं आता और वो सोचता है कि क्या ये बदबू की वजह से है क्योंकि उसने ऐसा ही कहा था। फिर यूलिंग उससे कहती है कि बकवास करने लगी तो वो माफी मांगते हुए पास आई और कहा कि उसे माफ कर दो। टियन यूलिंग को ऐसे देख रहा था जैसे कुछ उसकी नजर में आ गया हो। शा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि यूलिंग जल्दी वापस आ जाएगा और पूछती है कि क्या वो सामान बेचने आया है क्योंकि मुआवजे के तौर पर वे दोगुना देंगे। टिन सोचने लगा कि सामान बढ़िया है, जैसा कि मार्शल मार्केट की सबसे बड़ी दुकान से उम्मीद की जाती है। उसी वक्त एक महिला उसे चाय के लिए बुलाती है। वह उसका धन्यवाद करता है जबकि वह सामान की समीक्षा कर रही होती है। टियन को बेचने के लिए सामान की कीमत 2,000 येन बताई जाती है और कहा जाता है कि अगर वह दोगुना कर दे तो उसने जो दाम पाया वो 4,000 येन था। टियोन इस बात पर हैरान था कि इतने सारे पैसे कमाना कितना आसान था। फिर उस औरत ने उसे 4 कार्ड दिए जिनमें से हर एक की कीमत 1,000 थी और उसने कहा कि वे उसे इनाम देना चाहते हैं, तो अगर वह कुछ खरीदना चाहे तो आधी कीमत में खरीद सकता है। मुस्कुराते हुए उसने इसे स्वीकार किया और किताबों में कीमतें देखकर सोचा कि ये थोड़ी महंगी लग रही है। बावजूद इसके उसने एक नकली बॉडी टेक्निक की किताब, 3 बोतलें ब्लड की और चिंगू ऑन सॉल्यूशन खरीदा। कुल मिलाकर औरत ने कहा कि ये 7,000 येन हुए। उसने पेमेंट किया, लेकिन उसे लगा ये सही नहीं है। ये तो बस संयोग है कि वे उससे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि पहले उन्होंने उसे कूड़ा साफ करने वाला समझ लिया था और अब तो उसे छूट भी दे रहे हैं। आखिर वे उससे क्या चाहते हैं? वैसे ही जैसे वह जाने ही वाला था, वह कहती है, रुको 1 मिनट, जिससे वह सतर्क हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ? लेकिन असल में मार्शल पवेलियन की सुपरवाइजर उससे मिलना चाहती है। टियन मुस्कुराते हुए कहती है कि वो उसे रास्ता दिखा सकती है। वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां यूलिंग चाय पी रही होती है। वह टियन से अंदर आने और खुद को परिचय देने को कहता है, कहते हुए कि वह सुपरवाइजर है। लिन्हाई बेस ब्रांच में यूलिंग एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट है। वे हाथ मिलाकर एक दूसरे को सलाम करते हैं और इस संपर्क से टैलेंट थीफ एक और टैलेंट कॉपी कर लेता है जो कि इंटरमीडिएट कल्टीवेशन टैलेंट है। खुद का परिचय देने के बाद टियन बैठ जाता है जबकि वे सेवा कर रहे होते हैं। टियन कहता है कि वहां सिर्फ खास लोग ही हो सकते हैं, तो फिर उसके जैसे बिना किसी कनेक्शन या कुलीनता के इंसान वहां क्यों है? यूलिंग कहता है कि ठीक इसी वजह से, क्योंकि वो बस एक आम आदमी है जिसके कोई बड़े परिवार या कुलीनता से संबंध नहीं है। दूसरी लड़की सेवा करती रहती है, तो जब तुम कहती हो कि वो सीधे बताएगी कि उसने उसे क्यों बुलाया, तो वह हमारे टैलेंट चोर को मार्शल पवेलियन में शामिल होने के लिए बुलाना चाहती थी। उस वक्त टियन उस पर घूरता है जिसकी झलक उसकी बहनों जैसी ही होती है। वह नर्वस हो जाता है क्योंकि किसी ने उससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं पूछा था। फिर भी वह कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि इसका आधार क्या है, क्योंकि बड़े स्तर पर टैलेंट वाले लोग कभी कम नहीं होते, कोई इसे क्यों बुलाएगा? वैसे भी वह तो सिर्फ एक नौसिखिया मार्शल आर्टिस्ट है। यूलिंग खड़ी होती है
और अपने हाथ फैलाती है, समझाते हुए कि एक बड़ी स्केल की बेस इसलिए बन सकती है क्योंकि उसमें प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं होती, बल्कि उन्हें हमेशा और भी प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत होती है। टियन सोचता है कि वो सही है और उस बड़ी बुद्धिमानी की तारीफ करता है जो उसने यूलिंग में देखी है, कुछ ऐसा जो उसकी बहन कभी नहीं कह सकती। सुनहरी बालों वाली लड़की उसे बताती है कि ये बड़ा मौका मत छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कि एलिट शिष्य भी मैडी के मानकों को पूरा नहीं कर पाते। टियन सोचता है कि अगर वो इसमें शामिल हो गया और किसी को उसकी छुपी हुई खासियत पता चल गई तो क्या होगा। यूलिंग मेज से टिका हुआ है और पूछता है कि वह क्यों हिचकिचा रहा है और क्या उसे बताना मुश्किल नहीं होगा कि उसकी शक की वजह क्या है। ट्यून यिंग की नजर को अजीब तरह से आकर्षक पाता है, जिससे मना करना वाकई मुश्किल हो जाता है, लेकिन वह अभी भी अनिर्णय में है। हालांकि ट्यून उस आयरन फाइन बेस पर हमले की अफवाहों का जिक्र करता है। जब वे बड़े परिवार आपस में इस मामले को लेकर उलझ गए थे, ट्यून कहता है कि वह एक अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण जीवन बिताता है और उन लोगों जैसा नहीं बनना चाहता, न ही किसी की सेवा करना चाहता है। यूलिंग कहती है कि ट्यून की नज़रों में वो बिल्कुल उन लोगों जैसी है जो किसी को प्रपोजल देने के लिए पहले थोड़ी देर तक उन्हें ध्यान से देखते हैं, क्योंकि उसके पास जवाब का इंतजार करने की पूरी सहनशक्ति है। दोनों की नजरें मिलती हैं, फिर हम उसे चलते हुए देखते हैं जैसे वो अपने अंदर एक गहरी सोच में डूबा हो। वो सोचता है कि मार्शल आर्टिस्ट होना क्या मतलब है या टैलेंट क्या होता है। जब मार्शल आर्टिस्ट ऐसी काबिलियत हासिल कर लेता है तो वो खुद से सवाल करता है कि क्या मार्शल आर्टिस्ट अपने फर्ज को याद रखेंगे, क्या उनका फर्ज है कि वो नागरिकों की सुरक्षा करें। बाद में हम देखते हैं कुछ बच्चे गेंद खेल रहे हैं और एक गार्ड से गेंद पास करने को कहते हुए वह सोचता है कि लोग क्यों सिर्फ भीषण जानवरों से डरते ही नहीं, बल्कि मार्शल आर्टिस्ट के दबाव और धमकियों से भी परेशान क्यों होते हैं। त्योन का मानना है कि जो लोग मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं वो समय के साथ भ्रष्ट हो जाते हैं, अपने मकसद से भटक जाते हैं और कभी-कभी समाज के लिए खतरा भी बन जाते हैं। हालांकि त्योन सोचता है कि उसे और मजबूत होना है, अभी उसके पास अभी भी लंबा रास्ता है, तो वह अपना स्टेटस विंडो खोलता है और मध्यवर्ती स्तर की टैलेंट को मर्ज करना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि त्योन वापस आ चुका है। घर पहुंचकर वह अपनी बहन को बताता है कि वह आ गया है। वह हैरान होती है और जल्दी से उसे गले लगाने भागती है। कहती है कि वे आखिरी बार मिले थे बस 20 दिन हुए हैं और अब वह अच्छे से दिख रहा है। टियन जवाब देता है, बिल्कुल, अब मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। उसकी बहन कहती है कि वो बहुत खुश है। टियन उसे चलाते हुए कहता है, तुम तो बेवकूफ हो, इंतजार करो, जब तुम्हारा टैलेंट जागेगा तब तुम भी मार्शल आर्टिस्ट बनोगी। वह आगे कहता है कि भविष्य में वह एक खजाना पाएगी जो उसके टैलेंट को और निखारेगा। हम फिर उसकी स्थिति देखते हैं खिड़की के पास। शुरुआत के स्तर का आइस टैलेंट अभी तक जागा नहीं था। अचानक उसकी बहन ने कैंची पकड़ ली और बोली कि वो उसके बाल काट देगी। टियन हैरान रह गया और उसकी बहन ने कहा कि वो अपने बाल देखे जो भिखारी जैसे दिखते हैं और एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद उसे खुद का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उसकी बहन ने उसके कंधे पकड़कर उसे बैठा दिया। टियन ने जवाब दिया कि वह ठीक है और चाहता है कि उसके बाल वैसे ही कटे जैसे बचपन में हुआ करते थे। इसके बाद दिखाया गया कि लड़की उसके बाल काट रही है। भाई के बाल हैं और लड़के के चेहरे पर एक भयानक अंदाज है। जाहिर है ये उसका पहली बार है। गलती से टियोन को चोट लगने के बाद वो बताती है कि उसे आगे बढ़ने से डर लग रहा है, लेकिन उसके भाई कहता है कि ये प्रोफेशनल कट होना जरूरी नहीं, बस बाल थोड़े छोटे कर दो और फिर जख्म का इलाज कर लेंगे। बहन इस हालत पर दुख जताती है, मन ही मन सोचती है काश लड़के के पास अमर जेलीफिश जैसा टैलेंट होता, क्योंकि उसकी ये खासियत है कि वो जख्मों को तुरंत ठीक कर देता है। टियोन लड़की को कहता है कि वो चिंता मत कर, जैसे ही वो जागेगा उसे कोई रिकवरी टैलेंट या कुछ ऐसा मिलेगा जिससे वो चोट से बचेगा और उसे बेहतर तरीके से उसकी देखभाल कर सकेगा। वापस वर्तमान में मुख्य किरदार को ये कहानी याद आती है, खासकर वो हिस्सा जिसमें अमर जेलीफिश का जिक्र था। वो मॉन्स्टर उसकी समस्या का हल हो सकता है, इसलिए जल्दी में वो उस किताब को ढूंढता है जिसमें उस जीव के बारे में ज्यादा जानकारी हो। किताब में जेलीफिश के कई गुण बताए गए हैं। ये एक जलजीव है जिसमें हीलिंग टैलेंट होता है और ये कहीं स्थित है। मौत की झील नाम की इस जगह को देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही शांत जगह है, परिवार के साथ आउटिंग के लिए परफेक्ट। लड़की अपने भाई की जासूसी करती है और किताब के कंटेंट्स देखकर चेतावनी देती है कि ये सब कहानियां बेवकूफ बच्चों के लिए बनाई गई है, लेकिन मुख्य किरदार उसे सही करता है और कहता है कि इनमें से कुछ तो सच भी है। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं टिन को जिसके बाल कटे हुए हैं और वो बहुत क्यूट लग रहा है। जब तुम लोग भी अपने बाल कटवाते हो तो ऐसे ही दिखते हो, है ना दोस्तों। वो चलते हुए सोचता है कि मार्शल योद्धाओं के लिए जो बॉडी टेक्निक होती है वो कितनी ताकतवर होती होगी। उस किताब में ट्रेनिंग के कई तरीके थे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। क्योंकि ये टैलेंट चोर चालाक था, उसने जल्दी समझ लिया कि 1 टन वजन उठाकर अकादमी शुरू करना सही नहीं होगा। ऐसी हालत में फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। असली बात यह है कि शुरुआत से शुरू करना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान लड़के को एक बात पता चली कि पहले उसकी एब्जॉर्प्शन रेट बहुत धीमी थी, लेकिन अब उसके पास मिडिल लेवल की 20 ब्लड की बोतल है।
जिससे वो अपनी पूरी एब्जॉर्प्शन क्षमता को टेस्ट कर सकेगा। मास्टर जूस पीकर उसका खेती की दर 3 गुना बढ़ गई। नतीजे से चौंक कर उसने कहा कि वह अपनी क्षमता के रिचार्ज टाइम तक थोड़ा और ट्रेनिंग करेगा। जब ये होगा तो जेलीफिश की ताकत छीन ली जाएगी। टैलेंट कॉपी इस्तेमाल करने में अभी 30 दिन बाकी हैं। चेहरे पर मुस्कान लिए ट्यून कहता है कि उसे जरूर जेलीफिश की हीलिंग पावर मिलेगी। मार्शल पवेलियन में हीरो प्रवेश करता है पूरी ताकत के साथ। एक सुनहरी बालों वाली लड़की उसका स्वागत करती है और जल्दी ही ग्राहक को पहचान लेती है। सबसे ताकतवर ट्यून उसके सामने था। वह युवती कोई पास आया और बोला कि उसे मिस को ढूंढना है। लेकिन उसकी मुलाकात का असली मकसद वो नहीं था। असल में उसका मकसद कुछ खरीदना था। लड़के के हेयर कट, कपड़े और कद को देखकर लड़की घायल हो गई। क्या हैंडसम आदमी है। अरे भाई, एक लड़के का लुक किसी की जिंदगी में कितना बड़ा असर डाल सकता है। अगर कुछ खरीदना हो तो अकेले जाना बेहतर होता है ताकि काम जल्दी हो जाए। मुख्य किरदार ने पूछा कि क्या दुकान में लेक ऑफ डेथ का नक्शा है। और लगता है कि है। थोड़ी ही देर में टिन के हाथ में नक्शा आ गया। सोच रहा था कि वो कितना टैलेंट कॉपी कर पाएगा। फिर उसने उस लड़की से आइटम की कीमत पूछी। लड़की ने कहा इसकी कीमत 1 लाख है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने पर हीरो ने कहा मैं लेता हूँ। ब्लॉन्ड लड़की को उस इलाके की खतरनाक स्थिति को लेकर चिंता होने लगी। यहाँ तक कि एलीट मार्शल योद्धाओं को भी वहां मुश्किल होती है। वो आशा करती है कि टियन को कुछ न हो। मौत के झील पर पहुंचकर हम देखते हैं कि हीरो माहौल का आनंद ले रहा है। वहां की हवा से हर तरह का खतरा महसूस होता है। अचानक एक तूफान उठता है। क्या ये कोई जानवर हो सकता है। तभी टियन कुछ देर के लिए अदृश्य हो जाता है और पहाड़ चढ़ने लगता है। मुख्य पात्र को अजीब हरकतें दिखती हैं और अचानक पवेलियन की लड़की और एक बूढ़ा आदमी पानी से कूदते हैं। उनके साथ एक बड़ा मगरमच्छ भी होता है जो उन्हें निगलने की कोशिश करता है। वो दानव मैक्सिमम रैंक का जानवर है। बूढ़ा आदमी उस दानव से डरकर कांपने लगता है। मानता है कि वे बच नहीं पाएंगे। वह लड़की से पहले जाने को कहता है जो थोड़ी चिंतित लगती है। टियन इस जटिल स्थिति को देखता है और उस महिला की मदद करने का फैसला करता है। वह उस दानव की तरफ बढ़ता है और वह एक गुप्त तकनीक सक्रिय करती है जो उसे एक पल में और भी खूबसूरत बना देती है। मगर यह 2 हिस्सों में टूट गया। ये क्षमता काफी मजबूत लगती है। लड़की अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देती है। हालांकि ये उम्मीद की जानी चाहिए थी क्योंकि उलिंग एक बेहतरीन मार्शल वॉरियर है। अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए लड़की खुद को एक महान योद्धा से तुलना करती है। मुख्य पात्र खुद कहता है कि इस स्तर पर उसके 10 में से कोई भी उलिंग का सामना नहीं कर सकता। क्या उलिंग टीम के लिए बहुत ज्यादा है। बूढ़ा आदमी ठीक हालत में नहीं है क्योंकि उसने अभी अभी अपनी टांग खो दी है। फिर भी वह लड़की से कहता है कि भाग जाओ क्योंकि उसकी तकनीक ज्यादा दिन नहीं चलेगी और जो सामान वे वहां के लिए आए हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वह नहीं भागी तो कई लोगों की जान बेकार चली जाएगी। लड़की को बिल्कुल पता नहीं है कि क्या करना है। कहा जाता है कि 10 लोग डूबकर मर गए। यह खजाना ऐसा क्या है कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने लायक हो। भागने के दौरान उल की ताकत खत्म हो जाती है जिससे उसकी थकान बढ़ जाती है। वह जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ती है और उसका कीमती सामान जमीन पर गिर जाता है। वह इस बात से हैरान रहती है। एक रहस्यमयी आदमी का सिलहूट दिखता है। उसकी निकट दृष्टि कमजोर है इसलिए वह यह नहीं पहचान पाती कि उसके सामने कौन है। हमारा टैलेंट चोर सीधे खजाने की ओर बढ़ता है। लड़की उसे पहले ही कहती है कि उसे छूना मत। लेकिन टैलेंट चोर कहता है कि चिंता मत करो, वह कुछ भी नहीं चुराएगा। उनके ठीक पीछे कई मगरमच्छ हैं जो नाश्ते की तलाश में है। समझते हुए कि उन्हें यहां से जाना होगा, नायक उलिंग को उठाता है और कहता है कि वह उनके लिए कोई गुफा ढूंढेगा जहां वे सुरक्षित रह सके। लड़की के चेहरे को देखकर हमें उसकी ट्यून से मिलती जुलती शक्ल नजर आती है। बहन, उसके चेहरे पर काले तिल के अलावा मुख्य किरदार उसे हटाने की भी कोशिश करता है लेकिन फिर समझ जाता है कि वो असली है। ऐसा बोलते हुए लगता है जैसे चेहरे पर नकली तिल होना आम बात हो। मैंने फेसियल हार्मोनाइजेशन के बारे में सुना है और दिखने में सुधार के लिए कुछ ट्रिक्स भी, लेकिन ये कुछ नया है। कुछ समय बाद हम मुख्य किरदार को उस लड़की पर नजर रखता हुआ देखते हैं। कब वो जागेगी। ठीक उसी वक्त जब वो ये सोच रहा था, लड़की अपनी नींद से जाग जाती है। थोड़ा और होता तो मुंह से मुंह में सांस देना पड़ता। जरूरत से ज्यादा जरूरी बात है दोस्तों। यूलिंग अपने रक्षक को पहचानती है लेकिन हालात की पुष्टि के लिए वो पूछती है क्या वही है जिसने उसे बचाया। नायक बहुत विनम्र है। वो बस वहां से गुजर रहा था और लड़की की मदद करने का फैसला किया। लड़की कहती है कि अकेले मौत की झील तक जाना बहुत हिम्मत की बात है और ऐसे आदमी से शादी करने की सोचो। मैंने कहा शादी, मेरा मतलब था भर्ती करना, मार्शल पवेलियन लेकर आना। वो किसी अज्ञात जगह से एक बड़ा सा क्रिस्टल निकालती है। उस चीज से निकलने वाली रोशनी बहुत तेज है, इतना तेज कि लड़के की आंखों को भी चुभता है। वह बताती है कि वो रोशनी देने वाला पत्थर असल में एक लैंप की तरह काम करता है। मुख्य पात्र पूछता है कि वो कहाँ से आया है लेकिन बातचीत आगे बढ़ाने से पहले लड़की दही का एक घूंट लेती है। उपकरण ले जाने की तकनीक के बारे में सोचते हुए टीन सोचता है कि शायद ही कोई स्पेशल टैलेंट हो सकता है लेकिन ये विचार वह इसलिए छोड़ देता है
क्योंकि उसके टैलेंट्स में ऐसा कुछ नहीं था। इलाज खत्म करने के बाद वह लड़के से उठने को कहती है, लेकिन सिर्फ तभी जब वह जानना चाहता हो कि कैसे। वो सामान वो लड़की अपने साथ लेकर चलती है और लड़की एक बहुत छोटी सी बैग दिखाती है, लेकिन जब वो उसमें एक बड़ा ब्रॉन्ज का संदूक डालती है तो वो चीज बैग के अंदर चूसे जाती है। अब बात साफ हो गई कि ये कोई खास ताकत नहीं बल्कि एक जादुई वस्तु है। लड़की वहीं खड़ी नहीं रहती और हमारे लड़के को एक ऑफर देती है कि अगर वो मार्शल पवेलियन का मेंबर बन जाता है तो उसे भी ऐसी एक बैग मिल जाएगी अपनी खुद की इस्तेमाल के लिए। हमारा चोर इससे ध्यान भी नहीं देता और कहता है कि वो सोने जा रहा है। यूलिंग तो अपने दांत पीसते हुए उस दिन की भविष्यवाणी करती है जब वो उसे भर्ती करेगा। टियन सोचता था कि उस बैग की उसके लिए कोई कीमत नहीं है, बस एक स्पेशल टैलेंट कॉपी करना ही समस्या का हल होगा। अगले दिन हमारा लड़का जागता है और महसूस करता है कि लड़की चली गई है। उसके बगल में एक बॉक्स रखा था। जब वो उसे खोलता है तो उसमें एक मिड रैंक ट्रेनिंग मैनुअल, 10 बोतलें हाई ग्रेड ब्लड की और आखिर में 10 गोल्ड कार्ड्स होते हैं जिनकी कीमत 1 मिलियन हर एक है। सोचो अगर ये सब उसके लिए है तो उसके पास लड़की को इन गिफ्ट्स के लिए धन्यवाद कहने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब उसकी योजनाओं में बदलाव आएगा क्योंकि उसके पास इतना क्वालिटी मटेरियल है। 4 महीने बाद जब वो एलीट मार्शल वॉरियर बन जाएगा तभी वो जेलीफिश को ढूंढेगा। टैलेंट चोर अपने सामने एक एनर्जी बॉल के साथ बैठा है। अचानक उसकी एवोल्यूशन का प्रकट होना शुरू होता है। वो अभी अभी एलीट रियाल में पहुंचा है। आखिरकार शिकार का वक्त आ गया है। जब वो गुफा से बाहर निकलता है तो उसे कई कब्रें मिलती है जो यू एलिंग के साथियों की होनी चाहिए। इतनी सारी जानवरों की संख्या देखकर लगता है कि उन लोगों की हड्डियां भी बची नहीं होंगी। उसने उनकी कुर्बानी के सम्मान में ये सब करने की जहमत उठाई है। यह एक बहुत ही दयालु काम है। किनारे देखते हुए नायक को एक छतरी नजर आती है, लेकिन यह कोई आम चीज नहीं लगती क्योंकि वह बूढ़ा आदमी जो लड़की के साथ था उसी छतरी का मालिक था। सोचते हुए कि क्या यह अभी भी काम करती है, वह इसे जमीन से उठाता है और ऊपर उठाता है। कुछ ही पल बाद पानी का एक बुलबुला बन जाता है जो बाहर की चीजों को रास्ता नहीं देता। इसके साथ नायक बिना किसी दिक्कत के पानी में प्रवेश कर पाएगा, इसलिए वह समय बर्बाद नहीं करता और कूद पड़ता है। उसके चलने की रफ्तार भी साफ दिखने लगती है। छतरी हाथ में लेकर वो तेजी से चलता दिखता है। अपनी छाया की ताकत का इस्तेमाल करते हुए गायब हो जाता है। टियन एक मध्यम स्तर के जीव की मौजूदगी महसूस करता है। वहां कई दरिंदे नजर आ रहे हैं। सावधान रहना अच्छा है। लड़के ने और भी गहराई में जाने का फैसला किया। अचानक उसे एक टेंटेकल ने हमला कर दिया। उस जीव पर ध्यान देते हुए जिसने उसे मारा, उसे एहसास होता है कि ये एक अमर जेलीफिश है, बिल्कुल उसका निशाना। अपनी छुरी निकालते हुए नायक तेजी से प्रतिक्रिया देता है और दानव के एक टेंटेकल को काट देता है, लेकिन जीव तुरंत ही खुद को ठीक कर लेता है। जेलीफिश पलटवार करती है। लड़का वार के लिए तैयार हो जाता है। ये छोटा सा वक्त ही उसके लिए टैलेंट कॉपी करने के लिए काफी होता है, लेकिन उसे काफी नुकसान भी सहना पड़ता है। राक्षस अपना छाता तोड़ देता है, कुछ तरह का एसिड फेंककर, जिससे लड़का पूरे जेलीफिश के झुंड के सामने आ जाता है। चूंकि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया था, इसलिए ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं समझी और वह भागने का फैसला करता है। ट्यून सतह तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके दुश्मन लगातार पीछा कर रहे हैं। अपनी स्पीड टैलेंट का पूरा इस्तेमाल करते हुए वह बच निकलने में सफल होता है। उस मुसीबत से बचकर राहत की सांस लेते हुए थोड़ी देर आराम करता है। कुछ ही देर बाद स्टेटस विंडो पूछती है कि क्या लड़का हीलिंग एबिलिटी में मर्ज होना चाहता है, और वह तुरंत स्वीकार कर लेता है। हाँ, इस बंदे को कभी आराम नहीं मिलता जैसा कि हमेशा होता है। टैलेंट को अवशोषित करते वक्त उसे बेतहाशा दर्द होता है, लेकिन चूंकि उसने पहले भी कई टैलेंट्स कॉपी किए हैं, उसका शरीर अब इसकी आदत डालने लगा है। इस बार पावर को अवशोषित करना भी काफी जल्दी हुआ। खैर, वैसे भी हीरो अपनी नई ताकत आजमाना चाहता है, अपनी नजरें। वह कहता है कि जेलीफिश का जहर बहुत ही खतरनाक होता है। थोड़ी सी मात्रा में एक आम आदमी की मौत भी हो सकती है। हीलिंग टोन एक्टिवेट करते ही जहर तुरंत खत्म हो जाता है। फिर वह दीवार पर हजारों बार मुक्के मारने लगता है और कहता है कि उसकी अभी की सारी ताकतें ज्यादातर सपोर्ट के लिए हैं। लड़का प्रभावित होता है कि उसे घाव का कोई निशान भी नहीं रहता, लेकिन अगर उसे किसी ज्यादा ताकतवर से लड़ना है तो उसे हमले की ताकतें कॉपी करनी होंगी। अब वापस जाने का वक्त है। घर की जांच करते हुए वो कुछ मजबूत चीज ढूंढ रहा है, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा हिल-डुल रहा है। उसकी बहन उसके बाल ठीक से नहीं काट पा रही। हमारा लड़का माफी मांगता है और किताब में अपनी रिसर्च जारी रखता है। उसमें कुछ ऐसी तकनीकें हैं जैसे कि ताकतवर चींटी की, जो एक नीची रैंक वाला जानवर है और लड़ाई में माहिर होता है। जब ये मिलकर हमला करते हैं तो बड़े मार्शल योद्धाओं को भी मुश्किल होती है। टन को ये कला पसंद आती है। नायक वापस मार्शल पवेलियन आता है। सुनहरा बालों वाला उसे देखकर कहता है, काफी समय हो गया, और पूछता है लड़के को जो चाहिए। वो है एक ताकतवर चींटी का शव। गोरी सोचती है कि लड़का बीमार है। आमतौर पर चींटियों का इस्तेमाल सेहत ठीक करने के लिए होता है। वैसे भी दुकान में कोई शव नहीं है तो बीज पाना मुमकिन नहीं, लेकिन उसके पास कुछ जानकारी है। लिनहाई बेस और मीडियन बेस एक व्यापार मार्ग बना रहे हैं।
लेकिन उनके बीच बहुत सारे जानवर हैं, खासकर एक ताकतवर चींटियों का बसेरा उसी इलाके में है। हमारा चतुर चोर सवाल करता है कि क्या ये मीडियन बेस वही आयरन नहीं होगा? थोड़ा सोचने के बाद उसने ये नतीजा निकाला कि वे जरूर उसके पीछे हैं। आखिर वो ही तो उस इलाके में है। लड़की ने उसकी बात की पुष्टि की और आगे बताया कि दोनों ग्रुप लगभग 100 किलोमीटर दूर है, क्योंकि हाल ही में इम्मो परिवार का एक सदस्य मारा गया है। इसलिए वे किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं करते। हर कोई शक के दायरे में है। हमें पता है कि हमारे प्यारे दोस्त मोशो को किसने मारा, लेकिन बेहतर होगा चुप रहना। टोन ने सुझाव दिया कि शायद वो परिवार को लोहे के शिकारी द्वारा संभावित घुसपैठ का शक था। लड़की कहती है कि उसने सुना है इस शक के बारे में। उन्होंने सच जाने के लिए जांच भी की, लेकिन आखिर में तो वही आयरन प्रे ने खुद स्थिति साफ कर दी। इस व्यापार रास्ते का होना भी इसलिए संभव था क्योंकि मो परिवार ने मदद की थी। टियन को मो परिवार के मकसद पर शक होने लगता है। वो सोचता है कि ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। आगे लड़की एक तरह का कार्ड निकालती है। टियन पूछता है ये क्या है। वो बताती है कि ये इवेंट्स में हिस्सा लेने का निशान होता है। शुरू में ये उसके मिस के लिए था, लेकिन क्योंकि उनका बेस यह कहीं बेहतर है, औसत दर्जे की टीम के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत विनम्र है। मुझे ये ब्लॉन्ड पसंद है। दो बेसों की योजना ये है कि रूट पर रास्ते में आने वाले जानवरों को मार्शल वॉरियर्स भेजकर साफ किया जाए। अगर वो इस ऑपरेशन में हिस्सा लेता है तो संभव है कि उसे एक एंड बॉडी मिल जाए। मुख्य किरदार सोचता है कि लिन परिवार लिन हाई बेस की पूरी सरकार है, हालांकि यह मो परिवार है। वे इतना प्रभाव नहीं बना सकते। तो टेन कहता है कि अब वक्त आ गया है। जैसे ही हम एक चौकोर जगह में पहुंचते हैं, वहां कई योद्धा इकट्ठे हुए हैं ताकि मॉन्स्टर सफाई ग्रुप के लिए आवेदन कर सके। इतनी संख्या में लोग हैं तो संभल कर आगे बढ़ना ही बेहतर होगा। मंच पर कदम रखते ही एक आदमी सभी का स्वागत करता है। बीस्ट रिमूवल के लिए वह लिन मिंगी है, जो लिन परिवार का वर्तमान मुखिया है और एलिट मार्शल योद्धा स्तर पर है। ये कोई मामूली बात नहीं। फिर एक बदसूरत बूढ़े आदमी का चेहरा नजर आता है, साथ ही एक गंजे आदमी का चेहरा भी। ये था उनका पुनर्मिलन, मो फैमिली और लिन फैमिली। आखिरकार हमें मुख्य किरदार का वो संतुष्ट मुस्कुराना देखने को मिला। उसका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे वो बच्चे जो मुसीबत में फंसने वाले हो। मिंगी ने मोटिवेशनल भाषण देना शुरू किया। सब जानते हैं कि लिन बेस सबसे बड़ा नहीं है और संसाधन भी सीमित हैं, इसलिए सभी की खेती की जरूरतें पूरी करना मुश्किल है। इसलिए एक मझोले साइज के बेस के साथ मिलकर काम करना उनके लिए फायदेमंद होगा। आखिरकार राक्षसों से निपटना खतरनाक काम है। हालांकि उसने ये भी कहा कि इनाम नाश करने वाले ग्रुप को मिलने वाला इनाम किसी भी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा होगा। ये सुनते ही कमरे में हर कोई लिन परिवार की महिमा के लिए चीखने लगा। भीड़ में एक आदमी था, कप्तान गेल वुल्फ, जो लगभग उसके पास ही था। लड़का सोचता है कि क्या कप्तान उसे अब भी याद करता है। नेता अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि वे गारंटी देते हैं कि ऑपरेशन के दौरान जो कुछ भी वे हासिल करेंगे वो पूरी तरह से उनका होगा। इनाम अभी खत्म नहीं हुआ है। मार्शल वॉरियर रियम में हर किसी को 20 बोतलें मीडियम लेवल की खून की मिलेंगी, जिसकी कीमत 2 मिलियन कॉइन्स है। और जो लोग एलिट मार्शल वॉरियर हैं उन्हें 10 मिलियन कॉइन्स में 3 बोतलें हाई रैंकिंग खून की मिलेंगी। अब हर कोई रजिस्टर कर सकता है। लोग इस बात को लेकर काफी उत्साहित हैं। एक लाइन एक पत्थर के सामने लगी है, जहां आपको अपनी ताकत का आकलन कराने के लिए हाथ उस पत्थर पर रखना होगा। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले जिसने हाथ रखा वो एक मीडियम रैंक का अप्रेंटिस है, और इसी तरह हर किसी की क्लासिफिकेशन होती है। लाइन के बीच में हमारे पास मुख्य किरदार है। वो कहता है कि यूजिंग सही था। ताकतवर परिवारों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, खासकर मो परिवार के लिए। अगर उन्हें पता चल गया कि टियन एक एलिट योद्धा है तो कई बेकार की समस्याएं हो जाएंगी। वो टूल पावर डिटेक्शन पर आधारित है, इसलिए अगर तुम कम ताकत लगाओगे तो एक निचले दर्जे का व्यक्ति दिखेगा। जब लड़के की बारी आती है तो वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। स्टोन उसे एक एडवांस्ड मार्शल योद्धा के रूप में पहचानता है। बस यही वो लड़का चाहता था। मो परिवार का वो गंजा आदमी लग रहा है। सब लोग हैरान हैं, सिर्फ वो नहीं, कि कोई इतना जवान कैसे इतनी ऊंची जगह पर पहुंच गया। शायद वो किसी ताकतवर परिवार का जीनियस था। टियन कहता है कि उसने अपनी ताकत का बस थोड़ा ही दिखाया, फिर भी उसने इतनी सारी नजरें अपनी तरफ खींच ली, तो उसे और भी कम ताकत दिखाकर यह साबित करने की कोशिश करनी चाहिए थी। कैप्टन गेल वोल्फ कहते हैं कि असली जीनियस हमेशा कम उम्र में ही सामने आते हैं। देखो वो कितना जवान है और फिर भी एडवांस वॉरियर रैंक पर बना हुआ है, जबकि बाकी लोग अभी भी औसत वॉरियर रैंक पर हैं। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि उसे अपनी टोली में शामिल किया जाए। नेता कहता है कि यह मुमकिन नहीं है, वो एक एडवांस्ड मार्शल वॉरियर है। कई प्रपोजल्स के बीच वो उनके ग्रुप को क्यों चुने। एक सदस्य फिर बोलता है कि लगता है लड़का उनकी टीम की तरफ बढ़ रहा है। लड़के ने अपना चेहरा दिखाने का फैसला किया। उनकी आखिरी मुलाकात को काफी वक्त हो गया है। कप्तान प्रभावित है। वो लड़का जो उस छोटी लड़की को भेड़िए से बचाया था उसके सामने है, और सोचो कि सिर्फ एक साल में वो एडवांस्ड मार्शल वॉरियर बन सकता है। मुख्य पात्र कोशिश करता है, वो सादगी दिखाता है और कहता है कि ये बस किस्मत की बात है। फिर पूछता है कि क्या उसे ऑपरेशन के दौरान ग्रुप में शामिल होने दिया जाएगा। लीडर भले ही मसल से भरा हो,
लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके पास दिमाग भी है और उसने तुरंत हाँ कर दी। अब से टीम की देखभाल मसलदार वाले के जिम में होगी। ग्रुप का आर्चर कहता है कि 2 एडवांस लेवल के लोग होने से काम काफी आसान हो जाता है। हमारा लड़का अब एलीट का हिस्सा है। थोड़ी ही देर बाद वे मिशन एरिया में घूम रहे होते हैं। नक्शे पर दिखाया गया है कि वहां कम लेवल के उस जगह दानव थे, लेकिन सबकी सुरक्षा के लिए बहुत सावधानी से आगे बढ़ना सबसे ठीक रहेगा। टियन ने देखा कि कुछ दुश्मन तेज रफ्तार से ग्रुप की तरफ आ रहे हैं और उसने कप्तान को बता दिया। आदेश था कि सब शांति बनाए रखे। वो तो बस छोटे मोटे मस्करे हैं। लीडर सामने की लाइन संभालेगा, जबकि मुख्य पात्र पीछे की रक्षा करेगा। बाकी लोग जरूरत पड़ने पर मदद करें। अपनी तलवार निकालते हुए टियन लड़ाई के लिए तैयार दिखा। लड़ाई शुरू हुई। फिर लड़का मांसल भेड़िए के साथ आगे बढ़ा। पहला भेड़िया आसानी से हरा दिया गया, लेकिन दूसरा भुखा आया। जानवरों के खुली हुई मुंह को देखो, वो सीधा पेट में घुसाता है और फिर खत्म कर देता है। हमारे लड़के के लिए उन दुश्मनों को हराना वाकई मुश्किल काम लग रहा था। मैं तो कोशिश का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वो लड़ाई कितनी लंबी चली। 20 सेकंड। लीडर उसे इतनी आसानी से सबको खत्म करने पर बधाई देता है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि भले ही उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, फिर भी वो पीछे रह गया। आखिरकार उसने तो 3 भेड़ियों को मारा है। भगवान, सच में बहुत बड़ा फर्क है। वो लड़की बोलने लगती है कि उसे मुख्य किरदार को एक्शन में देखना बहुत पसंद है। हर सेकंड वो उसे और भी ज्यादा पसंद आने लगता है। यहाँ तक कि टीम का गंजा वाला लड़का भी उस लड़के की काबिलियत को पहचानता है। कप्तान को इतना पक्का यकीन नहीं करना चाहिए था। बेचारा आदमी बस थोड़ा दिखावा करना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे शर्मिंदा कर दिया। वैसे भी उस वक्त वुल्फ्स को उन पर हमला नहीं करना चाहिए था। ये उनकी फितरत के खिलाफ है। शायद वो बड़े जानवरों से भाग रहे थे। वैसे भी वो उनका इलाका नहीं था। एक ग्रुप मेंबर चिंता करने लगता है, लेकिन गंजा लड़का, उन्हें आराम करने को कहा जाता है। इस ग्रुप में मिडिल और एडवांस्ड योद्धा है। डरने की कोई बात नहीं है, जिससे सबका आत्मविश्वास बढ़े। मस्कुलर वाला अपना परिवार वाला वॉकी टॉकी दिखाता है। सभी कप्तानों को एक दिया जाता है ताकि खतरे में मदद के लिए कॉल कर सके। इस वजह से सभी बेझिझक अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर वे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और अचानक एक विशाल राक्षस से टकरा जाते हैं। उनके सामने जो प्राणी है उसे फ्लेम थ्रोइंग लिजर्ड कहते हैं। बिना किसी चेतावनी के वो राक्षस पूरी टीम की तरफ आग का गोला फेंकता है। आसानी से बच गया क्योंकि हीरो और मसल वाला पहले ही पूरा काम कर चुके थे, उससे पहले कि बाकी लोग भी योगदान करें। वो दानव रैंक में तो कमजोर है, लेकिन उसके आग के साथ सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दानव आराम कर रहा है। कप्तान टीम को उनकी बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए बधाई देता है। लगता है कि वे विजेता बनकर निकले, लेकिन बिना चोट के नहीं। एक लड़का घमंड करने वाला था। कहने लगा कि उस दानव को खत्म करना बहुत आसान था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि ये कोई बड़ी बात नहीं। इतना कहते ही एक बड़ा फायरबॉल उसके पीछे से लग गया और यह पक्का था कि उसे कब्रिस्तान तक भेज देगा। अगर टियन अपनी स्पीड वाली ताकत से उस आदमी को बचाने की कोशिश नहीं करता, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये तो तय था। लगता है अभी खत्म नहीं हुआ। कई छिपकलियां आ गईं, शायद अपने खोए हुए साथी का बदला लेने। कप्तान ने अपनी वॉकी टॉकी से हालात बताकर मदद मांगी, लेकिन वो बिल्कुल काम नहीं आई। सारी टीमें उसकी रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर गई। अफसोस, हमारे दोस्त ने लिन परिवार से बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार वो मसलदार वाला सोच रहा था कि वो सही कर रहा है, अपनी टीम को उस 20 की तलाश में लेकर जाकर। लेकिन हर परिवार एक जैसे होते हैं, एकदम बेकार संगठन जिनमें कोई दया नहीं होती। नेता ने तय किया कि वो पीछे रह जाएगा ताकि वो टाइम खरीद सके बाकी लोगों के भागने के लिए। लेकिन वो गंजा वाला कहता है कि वो भागेगा नहीं, वो तभी निकलेगा जब सब साथ होंगे। मसलदार वाला फिर भी अपनी टीम की जान को पहले रखता है और उन्हें जाने को कहता है, लेकिन सिर्फ एक नया सदस्य उसकी बात मानता है। यह तक कहता है कि बाकी लोग बहुत धीरे हैं। उसने एक नया दुश्मन बना लिया है। अगर वो गंजा लड़का बच गया तो वो उसे चाय पार्टी के लिए ढूंढेगा। और बस एक ही दिक्कत है कि इतनी खराब हालत से जिंदा बाहर निकलना। गेल वुल्फ कहता है कि मुख्य किरदार बहुत टैलेंटेड है। अगर वो उस जगह मर गया तो बहुत दुख होगा, इसलिए बेहतर है कि वो छोड़ दिया जाए। कप्तान टिन से कहता है कि अगर हो सके तो अपने साथियों को भी ले जाएं। सब लड़के की फरार होने से सहमत है। आखिरकार वो तो ग्रुप में नया ही था और जरूरत भी नहीं थी एक चमकदार भविष्य को बेकार फेंक देना। ट्योन ने शर्तों को मान लिया तो वो भागेगा, लेकिन राक्षसों की तरफ। सबसे पहले ये बात नेता ने महसूस की, फिर पूरी टीम ने। क्या ये एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट का ऑरा है? क्या मजेदार मोड़ है दोस्तों। अब बस छिपकली का सूप बनाने की बात है। ट्योन अपनी असली ताकत दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन उस वक्त इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उसने इस स्थिति को नजरअंदाज किया तो पूरी स्टॉर्मवुल्फ टीम खत्म हो जाती। शुरुआत में सबसे तार्किक काम था कैप्टन को अपनी लड़ाई की ताकत का इस्तेमाल करके अकेले भाग जाना था, जो कि ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट था। सबसे ताकतवर होने के बावजूद उसने वहीं रुकने का फैसला किया ताकि उसके साथी बच सके। तो लड़के ने कहा कि अगर उसने अपनी असली ताकत सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की होती
तो उसे इंसान नहीं माना जाता और वह थियो परिवार के कूड़े में कोई फर्क नहीं होता। जहां तक अपनी ताकत छुपाने में दिक्कत होने की बात है, अब सोचने का वक्त नहीं है। लेकिन लड़का मानता है कि मसल वाला कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये सब सोचते हुए वो अपने आसपास सब कुछ तहस नहस कर देता है। लोग एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट की ताकत देखकर दंग रह जाते हैं। हीरो लगातार जोरदार लड़ाई में लगा रहता है, खाली पड़े इमारतों को तोड़कर दानवों पर फेंकता है। ये एक सही चाल है। धुएं के बीच से लड़का दानवों के सामने अचानक आता है और जल्दी से अपनी शैडो स्ट्राइक लगाता है, जो एक ही वार में दानवों को खत्म कर देता है। ये देखकर मसल वाला बस यही सोच सकता है कि निस्संदेह टियन सबसे बेहतरीन में से एक है। हाई बेस का वो कायर याद है ना, जो खतरे का पहला निशान देखते ही भाग गया था? लगता है वो ज्यादा दूर नहीं गया। भेड़ों के झुंड में घिरा हुआ आदमी मदद के लिए गुहार लगा रहा है। वो गंजा बंदा तो अपने पुराने साथी की हालत के बारे में नेता को भी चेतावनी दे रहा है। लेकिन मसलदार वाला कहता है कि इसे नजरअंदाज कर दो, आखिरकार उसने ही तो उन्हें छोड़कर अकेले भागने का फैसला किया था। मुख्य किरदार सफाई अभियान जारी रखने को कहता है और टीम से पूछता है कि वे उसके साथ चलना चाहते हैं या वहीं रुकना चाहते हैं। वो खुद तो आगे बढ़ने के लिए काफी उत्साहित दिखता है। बाकी लोग प्रपोजल सुन के हैरान हैं, लेकिन लीडर कहता है कि क्योंकि सबने साथ में अंदर कदम रखा है, तो साथ में ही बाहर निकलेंगे, मतलब सब प्रोटैगनिस्ट के साथ जाएंगे। और वो इस बात से खुश दिखता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आर्चर बाल्ड लड़के के घाव का इलाज कर रहा है। तभी टियन बताता है कि वो उनसे अलग होगा और कुछ नया करने जाएगा। मसलदार लड़का पूछता है कि क्या वो सच में आगे बढ़ना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वे पहले वापस जा सकते हैं क्योंकि अभी चोरी करने के लिए बहुत टैलेंट बाकी है। लगभग उसी वक्त लड़का अकेले ही सब संभालने की सोचता है और नेता इस बात को लेकर चिंतित होता है। लेकिन थियो उसे इतना परेशान न होने की सलाह देता है। अगर वे लड़के का साथ देने का फैसला करते हैं तो वे उल्टा उसका ही नुकसान करेंगे। इसलिए समूह सोचता है कि अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। आखिरकार उसकी ताकत के सामने 32 पैरों वाला 7 सिर वाला टायनोसॉरस रेक्स भी हार मान जाएगा। तियो अकेले ही चल पड़ता है, जैसे एक अकेला सेना हो, मजबूत बनने के लिए, ताकि बड़े ताकतवर का सामना कर सके। समय आ गया है और मुसीबत में फंसने से पहले ये देखना अच्छा होगा कि उसका हीलिंग टैलेंट कितना दमदार है। अचानक हम एक कुछ हद तक उथल-पुथल और बदबू वाले हालात में पहुंच जाते हैं। मुख्य किरदार सोच रहा है कि क्या वे पहले ही उस दानव के घोंसले तक पहुंच गए हैं। उसे नीचे से कुछ महसूस होता है और वो कूदता है। एक विशाल हाथ कई बार उस पर हमला करता है। लगता है कि ये कोई ब्रिंग जैसा या शायद गैंडे जैसा जीव है, लेकिन पक्की बात यह है कि ये एक घोड़े जैसा जानवर है। ऐसे राक्षस के सामने ये उसकी हीलिंग पावर को आजमाने का परफेक्ट मौका है। बॉनी ने ट्यून की तरफ आग का मिसाइल छोड़ा। हमला बड़ा धमाका कर गया। प्रभाव इतना बड़ा था कि उसके साथी दूर से भी लड़ाई को महसूस कर पाए, जैसा कि छिपकली राजा से उम्मीद थी। मुख्य पात्र अपने विरोधी के स्तर से बेहद खुश था। चलो पूरी ताकत से और ईमानदारी से लड़ते हैं। देखते हैं कि राजा टोन को जला देता है या लड़का पौनी को थका थका कर जीत जाता है। इससे पहले कि ऐसा हो, अपनी तेजी का इस्तेमाल करते हुए वह दुश्मन के सिर की तरफ बढ़ता है, जो अपनी आग की ताकत से प्रतिक्रिया करता है। 1 घंटे बाद भी लड़ाई जारी है और मुख्य पात्र के साथियों को शक होने लगा है कि इतने उथल-पुथल वाले युद्ध में वो अभी तक जिंदा कैसे रह सकता है। सबको उम्मीद थी कि टियन मर चुका होगा, लेकिन वो बिल्कुल ठीक लग रहा है और कहता है कि अब वो इस खेल को जीतने की कंडीशन में है। उसकी हीलिंग टैलेंट जबरदस्त है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बहुत सारी शारीरिक ऊर्जा खर्च करती है। क्योंकि लिजर्ड किंग एक इंटरमीडिएट रैंक का बीस्ट है, इसलिए इसके खून का इस्तेमाल एनर्जी रिकवर करने में किया जा सकता है। ये जानते हुए मुख्य पात्र लड़ाई खत्म होते ही गैल वोल्फ की टीम ने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया। वे सोच रहे थे कि हालत क्या होगी। वो गंजा लड़का किसी के आने को नोटिस करता है। कुछ ही पल बाद पता चलता है कि वो टॉन है। वो आदमी वापस आ गया है, पहले से भी ज्यादा ताकतवर। जब वो मौके पर पहुंचता है तो सबसे पहले पूछते हैं कि कप्तान अभी भी यहाँ क्यों है। आखिर लड़के ने तो उन्हें पहले वापस जाने को कहा था। नेता समझाता है कि भले ही वो सबकी मदद नहीं कर पाया, सब टॉन की चिंता कर रहे थे। उसके कपड़े पूरी तरह से जल गए थे, लेकिन सौभाग्य से इनकी लड़की के पास कुछ स्पेयर थे ताकि हमारे लड़के उनका इस्तेमाल कर सके। वो नौजवान उनका शुक्रिया अदा करता है। गंजे बंदे ने पूछा कि इतने सारे 20 के शरीरों के साथ वे क्या करने वाले हैं। कप्तान पूरी तारीफ मुख्य किरदार को देता है और उसे फैसला करने को कहता है। तो टियन सारा सामान ग्रुप को दे देता है और चूंकि पूरी टीम अभी भी 20 से भरे इलाके में थी, छोटे जानवरों के शरीर लेकर चलना बहुत खतरनाक होगा, इसलिए लड़का सलाह देता है कि पहले लिजार्ड किंग से निपटना चाहिए। कप्तान पूरी तरह से समझ नहीं पाता और पूछता है कि क्या लड़का उनकी मदद करेगा बीस्ट के शव वापस ले जाने में, लेकिन वह कहता है कि कोई भी दूसरी तरफ नहीं मुड़ता। गेल वुल्फ पूछती है टियन कहाँ जा रहा है और शांति से युवक जवाब देता है कि वह ताकतवर चींटियों वाले इलाके जा रहा है। यह सुनकर नेता लगभग ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उसने सुना था कि इस सफाई के काम का सबसे मुश्किल हिस्सा होगा उस चींटी कॉलोनी को खत्म करना जहां ताकतवर चींटियां रहती हैं। क्योंकि भले ही वे कम स्तर के राक्षस हो, लेकिन पूरे एंटल में वे हर जगह फैली होंगी। अकेले लड़ना
और जीतना किसी भी बड़े योद्धा के लिए भी मुश्किल होता है। इतना खतरनाक काम बहुत सावधानी मांगता है। हमारा लड़का उस जगह दौड़ा जहां चींटियों का हमला प्लान किया जा रहा था। वहां उस शिकारी की सबसे ताकतवर टीमें मौजूद थी। दोनों थे परिवार और लिन परिवार भी थे, लेकिन वहां एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी भी था जिसकी कोई भी संगठन से पहचान नहीं थी। वह सज्जन हमारे लड़के को देखता है और तुरंत एक समूह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लड़का इस स्थिति से असहज महसूस करने लगता है। अभी अभी अंदर आया था, पर जरूरी था कि मुख्य योद्धाओं के बीच घुस जाए जो नायक का सामना कर रहे थे। वो बूढ़े आदमी ने उसकी ताकत एक ही नजर में समझ ली और जल्द ही पूछा कि वह कौन है और दूर से उन्हें क्यों जासूसी कर रहा था। लड़के ने कहा कि वह लिन्हाई बेस का मार्शल योद्धा है और सुना कि वहां एक बड़ी मिशन होने वाली है, इसलिए मदद करने आया है। उसे छोड़ दिया गया। लेकिन बूढ़े आदमी ने पूछा कि लड़का किस योद्धा समूह से है। कोई भी उसे उस समूह का सदस्य नहीं जानता था, भले ही वह इतना युवा और तेजतर्रार योद्धा हो। लिन परिवार के मुखिया को छोड़कर वो आदमी कहता है कि वो मुख्य किरदार को जानता है। वे दोनों बचपन में किंडरगार्टन में साथ पढ़े थे और यहाँ तक कि उसकी दिवंगत दादी के साथ बुनाई की क्लास भी ली थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। टेन कहता है कि उसे परिवार के मुखिया ने तभी स्वीकार किया क्योंकि वो एक श्रेष्ठ योद्धा था और टैलेंट को पहचानने में ये उम्मीद की जाती थी। लेंस परिवार पहले नंबर पर है। वो आदमी अपनी नई उपलब्धि से बहुत खुश है। कौन सोच सकता था कि कोई इतना टैलेंटेड हो और किसी भी समूह से जुड़ा न हो। ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी को दूर से देख रहा है, लेकिन लोग उस पर नजर रखो। ट्योन उसके पुराने दोस्त हैं। उलिन गुस्से में आ जाती है। लिन परिवार ने कैसे उसकी मंगेतर चुराने की हिम्मत की। सुनहरा बालों वाली लड़की भी मानती है। कैसे वो उसकी मंगेतर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तुम ये कहकर खत्म करती हो कि हीरोशिप मार्शल पवेलियन की है, मतलब वो वही फेमस जिद्दी गर्लफ्रेंड वाली किस्म की है। खैर, इस सीरियल के अगले चैप्टर तुम्हें दूसरी वीडियो में देखने पड़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। अगली बार तक दोस्तों।